गेम खेलते खेलते अचानक उसकी माँ ने एक ऐसी बात बता दी जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। रुयान, बचपन में तुम्हारी एक सगाई तय हुई थी। वो चौंक गई। क्या बचपन की सगाई? माँ ने सिर हिलाया। हाँ, ये रिश्ता तुम्हारी दादी और उसके दादा दादी ने तय किया था। बड़ों ने वादा किया था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तभी इस बारे में बताएं। और अब समय आ गया है कि तुम्हें सब पता चल जाए। रुयान ने तुरंत पूछा, माँ, ये सब बताने का मतलब क्या है? क्या अभी मेरी शादी करवाना चाहती हैं? बिना एक पल सोचे उसने साफ मना कर दिया। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूं। अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ है। मैंने तो ठीक से घूमना भी शुरू नहीं किया। मां मुस्कुराई। अभी शादी कौन करवा रहा है? मैं सिर्फ तुम्हें पहले से बता रही हूं ताकि तुम मानसिक रूप से तैयार रहो। उस लड़के का नाम लिन चेन है। उसका भी एडमिशन बीजिंग यूनिवर्सिटी में हो गया है। अगले महीने वो बीजिंग आएगा। तब हम उसे घर बुलाएंगे और तुम उससे अच्छे से मिलना। रुयान ने होंठ फुला लिए। माँ, क्या ये रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता? इतनी मुश्किल से मेरी उम्र प्यार करने की हुई है और अब आप कह रही हैं कि मेरी पहले से मंगनी हो चुकी है। तो क्या मैं कभी किसी से प्यार भी नहीं कर सकती? क्या आखिर में उसी से शादी करनी पड़ेगी अगर मुझे कोई दूसरा पसंद आ गया तो? माँ ने गहरी सांस ली। लिन चेन की किस्मत बहुत खराब रही है। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और उसकी माँ दूसरी शादी करके उसे छोड़ गई। तब से वो अपने दादा दादी के साथ ही बड़ा हुआ है। अब दोनों बुजुर्ग भी काफी उम्रदराज हो चुके हैं। वो बस चाहते हैं कि उसे एक अच्छी और भरोसेमंद लड़की मिल जाए ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें। तभी उन्हें तुम्हारे बचपन वाले रिश्ते की याद आई। उन्होंने तुम्हारे दादा दादी से फिर बात की। तुम्हारे दादा दादी ने मुझे कहा कि पहले तुम्हें समझा दूं, कहीं तुम अचानक सुनकर नाराज ना हो जाओ। वैसे भी अभी तुम्हारे पास एक दूसरे को जानने का पूरा समय है। कोई तुम्हें अभी शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। और अगर बाद में तुम दोनों को लगे कि तुम एक दूसरे के लिए सही नहीं हो तो वो लोग भी कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस ये तुम्हारे दादा का किया हुआ वादा है, इसलिए सीधे सीधे मना करना ठीक नहीं लगेगा। रुयान कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ, उनका कांटेक्ट है आपके पास? मैं पहले उनसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, अभी भेजती हूँ। कांटेक्ट भेजने के बाद माँ ने कहा, और हाँ, बचपना मत दिखाना, उनसे अच्छे से और शालीनता से बात करना। रुयान अपने कमरे में चली गई। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त छिन आंजी का फोन आ गया। रुयान, घूमने चलें। कहाँ? युनचेंग। समुद्र देखने चलते हैं। सिर्फ हम तीन लड़कियां। रुयान की आंखें चमक उठी। वाह, बढ़िया आइडिया है। मैं पहले बड़ी दीदी से पूछती हूँ कि प्राइवेट फ्लाइट मिल सकती या नहीं। फोन रखने के बाद उसने तुरंत लिन चेन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उधर मैं गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक वीचैट पर एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था जेड रैबिट। मैंने कभी ये नाम नहीं देखा था। मैंने जवाब में सिर्फ एक सवालिया निशान भेज दिया। उसी समय सोंग नियान नियान 2 गिलास जूस लेकर आई। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। कोई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। नाम है लूरू यान। क्या तुम उसे जानती हो? उसने सिर हिला दिया। कभी नाम भी नहीं सुना। फिर मुस्कुराकर बोली, कहीं कोई लड़की तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगी? मुझे नहीं लगता। शायद गलती से रिक्वेस्ट भेज दी होगी। मैंने जूस का एक घूंट लिया और कहा, तुम घर चली जाओ, यहां मैं संभाल लूंगा। लेकिन सोंग नियान नियान वहीं बैठ गई। उसने नाराज होकर कहा, आजकल बड़े साहब मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? जरा बताओ ना। फिर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन सलाह दूंगी तो फीस लगेगी। मैं हंस पड़ा। अरे एहसान फरामोश, ये तरबूज का जूस किसने बनाया? स्नैक्स कौन खरीद कर लाया? वो भी हंस दी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सुनो, मामला बहुत आसान है। बस उसे जलन हो रही है। जिस बड़े साहब की वो बात कर रही थी वो हमारा साझा दोस्त था, चेंजो। और उसी वक्त उसका मैसेज आ गया, बेबी जल्दी इधर आओ। मेरी जान बचा। लोसोंग नियान नियान घबरा कर बोली, पिछली बार जब मैं एक लड़के के साथ गेम खेल रही थी उसने मुझे बेबी कहकर बुलाया था और उसी वक्त उसने सुन लिया। तभी से वो मुझसे नाराज है। मैंने उसे बेबस नजरों से देखा तो अब समझ आया। तब तुम गेम में इतनी डूबी हुई थी कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। सोंग नियान नियान ने माथा पकड़ लिया। तो वो सच में जल रहा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हंस पड़ा। ये बातें खुद समझनी पड़ती हैं। जब तुम किसी और लड़के के साथ गेम में बिजी थी तब तुम्हें दिखता कैसे? वो शर्म से मुस्कुराई। मैं तो बस रैंडम मैच खेल रही थी। लगता है अब मुझे जाकर उसे मनाना पड़ेगा। फिर उसने हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन हमारी शादी होगी सबसे पहली सीट आपकी होगी। उधर लूरुयान ने मेरा भेजा हुआ सवालिया निशान देखा, लेकिन उसने दोबारा कोई मैसेज नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इन्हें अभी तक उस बचपन वाली सगाई के बारे में पता ही नहीं है। उसने अपनी बड़ी बहन को मैसेज भेजा और फिर सो गई। अगली सुबह करीब 9 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो तुरंत बिस्तर से उठ बैठी। मैं आज युनचेंग बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, चलना हो तो साथ चल सकती हो। रुयान ने तुरंत जवाब दिया, आ रही हूँ। उसने अपनी दोनों सहेलियों को भी मैसेज कर दिया, सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पर मिलना। थोड़ी देर बाद तीनों एयरपोर्ट पहुंच गईं। छिन आंजी ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारी बड़ी बहन तो बिजनेस के लिए जा रही हैं, हम लोग ऐसे साथ चले जाएं तो उन्हें परेशानी तो नहीं होगी? रुयान मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं।
दीदी हमारे साथ नहीं रहेंगी। तीनों प्राइवेट जेट में चढ़ गईं। उसी समय उसकी माँ का मैसेज आया। ये उसी लड़के के गेस्ट हाउस का पता है। वक्त मिले तो वहां जाकर दादी लिन, दादा लोंग और उस लड़के से भी मिल लेना। वैसे हो सकता है उसे अभी तक सगाई वाली बात पता ही न हो। रू यान ने जवाब दिया, ठीक है, समझ गई। मैसेज पढ़ने के बाद उसने उस गेस्ट हाउस की जानकारी देखनी शुरू की। कमरों का किराया बहुत सस्ता था, लेकिन ऑनलाइन रिव्यू कमाल के थे। ज्यादातर लोग लिख साफ हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, खाना भी बेहद स्वादिष्ट है। और एक रिव्यू ने उसका ध्यान खींच लिया। यहाँ का युवा मालिक बहुत हैंडसम है और दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। ये पढ़ते ही रुयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी छिन आंजी ने पूछा, रुयान, तुम्हारी दीदी ने कहा था कि हम उनके घर रुक सकते हैं। नहीं, हम उसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। मुझे वो जगह काफी पसंद आई है। मैं अभी कमरे बुक कर देती हूँ। चिनांजी आराम से सीट पर टिक गई। ठीक है, सब कुछ तुम ही संभाल लो। मैं थोड़ी देर सोती हूँ। रुयान ने बुकिंग ऐप खोला, लेकिन सारे कमरे फुल थे। इतनी अच्छी कमाई। उसने तुरंत वेबसाइट पर दिया हुआ नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, नमस्ते, निंगशिया गेस्ट हाउस। नमस्ते, क्या आपके यहाँ कोई कमरा खाली है? अभी तो नहीं, लेकिन आज दोपहर 1 बजे तक 2 कमरे खाली हो जाएंगे। आपको कितने कमरे चाहिए और कितने बजे तक पहुंचेंगी? 2 कमरे चाहिए। मैं करीब 1 बजे पहुंच जाऊंगी। एक कमरा मेरे लिए और दूसरा मेरी दोनों दोस्तों के लिए। ठीक है मैडम। आपका नाम? मैं आपके नाम से बुकिंग कर देता हूँ। बस आईडी लेकर रिसेप्शन पर आ जाइए। मेरा सरनेम लू है। जी मैडम लू, आपके लिए 2 कमरे रिजर्व कर दिए हैं। बस ध्यान रहे, अगर रात 11 बजे तक चेक इन नहीं किया तो बुकिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो इसी नंबर पर कॉल कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फोन रखने के बाद भी रूयान के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। उसने दोनों सहेलियों से कहा, 2 कमरे ही मिले हैं, तुम दोनों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ेगा। दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर तीनों गेस्ट हाउस पहुंच गईं। छिन आंजी ने चारों तरफ देखा। वाह! रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, नमस्ते मैडम, चेक इन करना है। रुयान ने पूछा, क्या आप ही यहाँ के मालिक हैं? वो तुरंत हाथ हिलाकर बोला, नहीं नहीं, मालिक अभी खाना खाने गए हैं, लेकिन चेक इन मैं ही कर देता हूँ। आप मिस लू है ना? रुयान ने अपना पहचान पत्र निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, आपके नाम से 2 कमरे पहले ही बुक हैं। अभी दोनों कमरे खाली हो चुके हैं। सफाई चल रही है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। लूरुयान ने सिर हिलाया, ठीक है, एक कमरा मेरे लिए रहेगा और दूसरा मेरी दोनों दोस्तों के लिए। अगर बाद में कोई और कमरा खाली हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, हम एक और कमरा ले लेंगे। रिसेप्शनिस्ट बोला, जी मैडम, कल सुबह एक कमरा और खाली हो जाएगा। नाश्ते के बाद आकर चाहें तो बुक कर सकती हैं। फिलहाल कितने दिन रुकेंगी? अभी 3 दिन की बुकिंग कर दीजिए। ठीक है मैडम। कुछ ही देर में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। मैडम लू, ये रही आपकी दोनों रूम कार्ड। रूम के साथ ब्रेकफास्ट भी शामिल है। अगर चाहें तो नाश्ता कमरे में भी मंगवा सकती हैं। कोई भी परेशानी हो तो रिसेप्शन पर कॉल कर दीजिए, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। धन्यवाद। तीनों अपने अपने कमरे की तरफ चली गईं। कमरे का दरवाजा खुलते ही बालकनी से दिखाई देने वाला खूबसूरत नजारा सामने, पूरा छोटा सा शहर साफ दिखाई दे रहा था। पीछे की तरफ एक बड़ा सा आंगन था, जहां एक विशाल पुराना पेड़ हरी भरी छांव फैलाए खड़ा था। उसी समय नीचे से एक आवाज आई, दादाजी, अब और चर्बी वाला मांस मत खाइए, थोड़ी सब्जियां भी खाइए। लूरुयान के कदम वहीं रुक गए। नीचे झांक कर देखा, 2 बुजुर्ग और एक लंबा सा नौजवान साथ बैठकर खाना खा रहे थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लंबी और सीधी कदकाठी दूर से भी अलग नजर आ रही थी। दादाजी हंसकर बोले, ठीक है, ठीक है, मैं हमारे लिन चेन की बात मानता हूँ। रूयान मन ही मन सोचने लगी, शाम को कुछ गिफ्ट खरीद कर दादा दादी से मिलने जरूर जाऊंगी। खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगेगा। उधर मैं खाना खत्म करके रिसेप्शन पर वापस लौटा। स्टाफ ने कहा, भैया, मिस लू और उनकी दोस्तें चेक इन कर चुकी हैं। मैंने पूछा, वेलकम फ्रूट्स उनके कमरे में भेज दिए? वो अचानक माथा पकड़ बैठा। अरे, मैं तो बिल्कुल भूल गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं खुद देकर आता हूँ। मैं किचन में गया, एक प्लेट में ताजे फल सजाए और तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले मैंने कमरा 23 का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, सामने छिन आंजी खड़ी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, नमस्ते, माफ कीजिएगा परेशान किया। मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ। उम्मीद है आपका ट्रिप शानदार रहेगा। मैंने फल की प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। दरवाजा बंद होते ही वो दौड़ती हुई बाथरूम की तरफ गई, जहां उसकी दोस्त तैयार हो रही थी। अरे सुन, इस गेस्ट हाउस का मालिक इतना हैंडसम है कि मैं क्या बताऊं, सच में बहुत ज्यादा हैंडसम। अंदर से जवाब आया, पहले मुझे सोने दे। मैं फिर कमरा 30 के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर मैं भी एक पल के लिए ठिठक गया। बेहद खूबसूरत नाजुक नैन नक्श और शांत आंखें। मैंने संभल कर कहा, नमस्ते, माफ कीजिएगा परेशान किया। मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूं, ये आपकी वेलकम फ्रूट्स हैं। उधर दरवाजा खोलते ही लुरुयान भी कुछ पल के लिए चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, माँ ने तो बताया ही नहीं था।
ये इतने हैंडसम हैं। उसने मुस्कुराकर प्लेट ले ली। धन्यवाद, कोई बात नहीं, आपका ट्रिप अच्छा रहे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे रिसेप्शन पर कॉल कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। मैं मुड़कर चला गया, लेकिन लूरू यान की नजरें मेरी पीठ पर ही टिक रहीं। जब तक मैं आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो वहीं खड़ी देखती रही। फिर कमरे का दरवाजा बंद करके कुछ देर चुपचाप सोचती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। आज शाम मैं उनके दादा दादी से मिलने जाना चाहती हूँ। क्या गिफ्ट ले जाऊं? उधर से माँ बोली, तुम्हारी बड़ी बहन भी वही है ना, उसी से कह देना, वो सब अरेंज कर देगी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, और हाँ, लिन चेन से मुलाकात हुई? लुरुयान की नजर मेज पर रखी फलों की प्लेट पर पड़ी। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। जी, मुलाकात हो गई। माँ ने हंसते हुए पूछा, तो बताओ, लड़का कैसा लगा? बहुत हैंडसम है ना? रुयान ने धीरे से जवाब दिया, हम काफी अच्छा है। माँ बोली, ठीक है, आराम से एक दूसरे को जानो, ज्यादा शरत मत करना। अगर तुम दोनों में से कोई भी इस सगाई को नहीं चाहता तो घर वाले कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। जी माँ। उधर मैं जैसे ही गलियारे के मोड़ पर पहुंचा, मैं दीवार से टिककर खड़ा हो गया। सिर्फ एक खूबसूरत लड़की से मिलने पर इतना घबराने की क्या जरूरत? मैं खुद ही मन मुस्कुरा दिया। नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा तो देखा चेन जुओ और सोंग नियान नियान दोनों साथ बैठे फिल्म देख रहे थे। हम तीनों की उम्र लगभग एक ही थी। 18वां जन्मदिन भी बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले साथ ही मनाया था, और एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। चेन जो बोला, भाई, मैं और नियान नियान सोच रहे थे कि आज रात बाहर क्या खाने चले। मैं हंस पड़ा, तुम दोनों ही जाओ, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। वैसे भी आज रात घर पर मेहमान आने वाले हैं, दादाजी ने मुझे घर पर रहने को कहा है। अच्छा, तो फिर हम दोनों ही चलते हैं। सॉन्ग नियान नियान मुस्कुराई, कोई बात हो तो फोन कर देना, ठीक है? तुम दोनों मजे करो। उनके जाने के बाद मैं रिसेप्शन पर याद आया। मैंने कंप्यूटर में रूम 302 की गेस्ट डिटेल्स खोली। रजिस्ट्रेशन पर लिखा नाम देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। लूरू यान, ये तो बिल्कुल उसी लड़की का नाम है जिसने कल रात मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने सोचा बेहतर होगा सीधे उसी से पूछ लूं। तभी फोन बज उठा। सर, 303 वाले कमरे में टिश्यू और मिनरल वाटर खत्म हो गया है। मैंने रिसेप्शन से टिश्यू और पानी उठाया और ऊपर चला गया। 3 सतीज में सामान देकर जैसे ही वापस, उसी समय 302 का दरवाजा खुल गया। मैंने सीधे पूछा, क्या आप वही मिस लू हैं जिन्होंने कल मुझे विचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी? रुयान थोड़ा चौंक गई। आपको कैसे पता कि मेरा सरनेम लू है? क्या आपको मुझसे कोई काम था? उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। मैं बोला, चलते चलते बात करते हैं। क्या आप मिस झो की बेटी हैं, और वही लड़की जिसकी बचपन में मेरी सगाई तय हुई थी? ये सुनकर जितना बड़ा झटका मुझे लगा था, उतना हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सच कहूं, ये बात मेरे लिए भी किसी सदमे से कम नहीं है। रुयान ने होंठ भींच लिए। मुझे पता है, आप भी शायद इस तयशुदा रिश्ते के खिलाफ होंगे। अपने घर वालों को आप संभालिए, और मेरे दादा दादी को मैं समझा लूंगी। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते से मना कर देते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा। मैंने अपनी माँ की बात को मना नहीं किया। हमारे दादा दादी अब उम्रदराज हो चुके हैं। अगर हम सीधे विरोध करेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। उनकी से अच्छी नहीं है कि इतना बड़ा झटका सह सकें। दोनों ही लगभग 70 साल के हैं। अब उन्हें आराम से जीवन बिताना चाहिए। तुम भी मेरी तरह उन्हें दुखी नहीं करना चाहती होगी, है ना? मेरे दादाजी को हाई ब्लड प्रेशर है, और दादी की कमर में हमेशा दर्द रहता है। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। बस इतना चाहते हैं कि मेरे भविष्य की चिंता खत्म हो जाए। रू यान ने धीरे से पूछा, तो फिर अब क्या करें? क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? क्या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी करनी पड़ेगी? मैं हंस पड़ा। अभी शादी की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सोचो, आज पहली बार मिले हैं और अभी से शादी की बातें कर रहे हैं। बीच के इतने साल कैसे बिताएंगे? ये हमारे साथ भी नाइंसाफी होगी, और तुम्हारे साथ भी। दादा दादी सख्त जरूर हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मैंने कुछ पल सोचकर कहा, मेरे हिसाब से पहले प्यार फिर शादी। रुयान हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। पहले प्यार फिर शादी? मैंने तो हमेशा पहले शादी फिर प्यार ही सुना था। मैं मुस्कुराया। हम फिलहाल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। अगर बाद में लगे कि हमारे स्वभाव बिल्कुल नहीं मिलते, या हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर पाते, तो फिर घर वालों से साफ साफ कह देंगे। वैसे भी उन्होंने ये बात अभी इसलिए बताई है ताकि हमें सोचने और एक दूसरे को समझने का वक्त मिल सके। अगर उनकी जिद सिर्फ शादी कराने की होती तो ग्रेजुएशन के बाद सीधे शादी की तारीख तय कर देते। मेरी बात सुनकर रुयान ने धीरे से सिर हिला दिया। तुम ठीक कह रहे हो। इस मामले में जल्दबाजी करके लड़ने से हमें एक एक कदम सोच समझकर चलना होगा, ताकि घरवालों को यकीन हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। मेरी बात सुनकर लुरुयान कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन हमें ग्रेजुएशन में अभी 4 साल हैं। अगर मास्टर्स भी किया तो पूरे 7 साल। क्या इतने लंबे समय तक हमें हर वक्त एक दूसरे से नफरत करने का नाटक करना पड़ेगा? वो तुरंत सिर हिलाकर बोली, रुको रुको,
आज हमारी पहली मुलाकात है, अभी तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, और तुम्हें भी मुझसे नहीं है ना? भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर शुरुआत ही इस सोच के साथ करेंगे, तो ये रिश्ता कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली मोहब्बत इतनी बुरी याद बन जाए। हम पहले इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाकर देखें। अगर सच में लगे कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, तब अलग हो जाएंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हमारा मकसद तो ये था कि घर वालों को लगे हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं, ताकि ये बचपन की सगाई खत्म हो जाए। रूयान ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ये मेरी जिंदगी का पहला रिश्ता है। मैं इसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहती हूँ। अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी हम साथ नहीं रह पाए, तब घर वालों से सगाई तोड़ने की बात करेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो अगर सच में डेट करना है, तो हमारी डेटिंग आज से शुरू मानी जाए? सोचकर देखा, वैसे भी ये लड़की खूबसूरत थी, शालीन थी और बहुत समझदार भी। जैसा उसने कहा, पहले प्यार फिर शादी। अगर बाद में लगा कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, तो अलग भी हो सकते हैं। इस तरह घर वालों को भी एक सही जवाब मिल जाएगा। मुझे अचानक कुछ याद आया, वैसे कॉलेज कौन सा ज्वाइन कर रही हो? अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ, तो फिर रहने ही देते हैं। मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। बीजिंग यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। मैं हंस पड़ा। अच्छा, तो हम एक ही यूनिवर्सिटी में होंगे? रुयान ने हल्की झिझक के साथ पूछा। वैसे अब जब हमने रिश्ता तय कर लिया है, तो क्या कोई छोटी सी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जैसे एक गुलदस्ता या फिर पहली डेट? मैं मुस्कुराकर बोला, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो थोड़ा अजीब लगेगा। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची फूल बेचते हुए हमारे पास आ गई। भैया, फूल ले लो ना, अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। पूरा गुलदस्ता सिर्फ 100 युआन का है। मैंने बिना मोलभाव किए 100 युआन दे दिए। वो बच्ची यहीं अक्सर फूल बेचती थी। असल में पास का पूरा गुलाबों का फार्म उसी के परिवार का था। वो किसी गरीब घर की बच्ची नहीं, बल्कि एक अमीर घर की नन्ही राजकुमारी थी। उसके माता पिता सिर्फ उसे मेहनत की अहमियत सिखाना चाहते थे। रूयान मुस्कुराकर बोली, जब तुम्हें यह सब पता था, तो फिर फूल खरीदने की क्या जरूरत थी? मैंने गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लोग कहते हैं हर प्यार की शुरुआत एक इजहार और एक गुलदस्ते से होती है। अभी तुमसे प्यार का इजहार करूं, तो वो थोड़ा बनावटी लगेगा और मुझे शर्म भी आएगी। लेकिन फूल तो होने ही चाहिए। हो सकता है ये किसी बड़ी फ्लावर शॉप जितना खूबसूरत पैक न हो, लेकिन फूल बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। रूयान ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता ले लिया। मुझे बिल्कुल पसंद है। तो अब से हम ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। उस पल सिर्फ मुझे ही पता था कि मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। अभी कुछ ही देर पहले हम पहली बार मिले थे, और अब हम एक रिश्ते में थे। सचमुच सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैंने घड़ी देखी, मुझे वापस रिसेप्शन पर जाना होगा। कहीं कोई गेस्ट मेरा इंतजार न कर रहा हो। चले चलो। हम दोनों साथ साथ वापस गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। रिसेप्शन पर पहुंचते ही रुयान मुस्कुराकर बोली, वैसे मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की तुमने? मैं हंस पड़ा, अभी करता हूं। उधर लॉन्ग परिवार के घर में लू परिवार की दोनों बहनों का बड़े प्यार से स्वागत किया गया। टेबल पर उनके लाए हुए तोहफे सजे थे। दादी ने पहले से कटे हुए फल उनके सामने रख दिए। धन्यवाद दादी, रुयान ने तरबूज का एक टुकड़ा खाते ही कहा। दादी, यहाँ का तरबूज हमारे शहर से कहीं ज्यादा मीठा है। अंगूर भी बिल्कुल खट्टे नहीं हैं। हमारे घर वाले अंगूर तो खाते खाते दांत ही खट्टे हो जाते हैं। दादी हंस पड़ी। अच्छा, तुम्हें पसंद आए? जब वापस बीजिंग जाओगी, तो दादी तुम्हारे लिए ढेर सारे पैक करके देगी। सच? धन्यवाद दादी। उसी समय मैं रसोई में पहुंच गया। तेजी से खाना बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो गए। दादाजी आखिरी डिश टेबल पर रखते हुए जोर से बोले, चलो सब लोग, खाना तैयार है। ड्राइंग रूम में बैठे तीनों लोग भी डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बचपन से ही लिनचेन को मेरे साथ खाना बनाना बहुत पसंद था। आज तुम लोग भी इसका हाथ का खाना चक्कर बताना। ये रोज रोज नहीं बनाता, जब मन करता है तभी किचन में घुसता है। अगर स्वाद में कोई कमी रह जाए तो बुरा मत मानना। लूलू रुयान मेरी तरफ मुड़कर बोली, ये सारे पकवान क्या तुमने बनाए हैं? मैं मुस्कुराया, क्यों? कहीं इन्हें फेंकने का इरादा तो नहीं है? रुयान शरारती मुस्कान के साथ तुरंत मेरे बनाए हुए खाने का पहला निवाला उठाकर चखने लगी। उधर दादा दादी की नजरें बार बार हम दोनों पर जा रही थीं। दोनों के मन में एक ही सवाल था, ये दोनों इतनी जल्दी इतने करीब कैसे हो गए? खाना खत्म होने के बाद लू परिवार की दोनों बहनें दादा दादी के साथ बैठकर बातें करने लगी। मैं वॉशरूम होकर वापस आया तो देखा सिर्फ रुयान के बगल वाली सीट खाली थी। दादी मुस्कुराकर बोली, अरे, तुम दोनों को तो बचपन से एक दूसरे का मंगेतर बनाया गया था। तुम्हें अब सब पता चल गया है, लेकिन तुम इतने शांत कैसे हो? ये तो तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं है। सच सच बताओ, तुम दोनों ने कहीं पहले से कोई प्लान तो नहीं बना लिया? मैं हल्का सा मुस्कुराया। हमने तय किया है कि पहले कुछ समय तक डेट करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, फिर आगे का फैसला करेंगे। दादी ने संतोष की सांस ली, ये ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, सितंबर से तुम दोनों बीजिंग में पढ़ाई भी करोगे। रुयान भले ही हमारे सामने बड़ी नहीं हुई, लेकिन हमें पता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर कभी तुम दोनों में झगड़ा हो
और गलती तो तुम्हारी निकले तो सबसे पहले माफी तुम ही मांगोगे, जरूरत पड़े तो उसे मनाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्म आई, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी गर्माहट भी महसूस हुई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले रुयान ने मुस्कुराकर कहा, दादा दादी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं लिन चेन के साथ इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। जो फैसला मैं लेती हूँ उसे कभी हल्के में नहीं लेती। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे ये लड़की एक पल में पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई हो। वो आगे बोली, अगर इस बचपन की सगाई को भी एक तरफ रख दें तब भी मैं लिन चेन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिर हमारे दोनों परिवारों का रिश्ता इतने सालों पुराना है। दादी की आंखें हल्की सी नम हो गईं। अच्छा है, हमारे लिन चेन के पास तो बस हम दो बूढ़े ही हैं। हमें बस यही डर रहता है कि कहीं आगे चलकर ये अकेला न पड़ जाए। रुयान, तुम्हें हम बूढ़ों से कोई शिकायत तो नहीं? रुयान ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ। कुछ देर बाद वापस जाने का समय हो गया। लूरू युए सबसे पहले बाहर गाड़ी की तरफ चली गई। शायद उसे समझ आ गया था कि हम दोनों को अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने उसे विदा कहा, अलविदा दीदी। अब वहां सिर्फ मैं और रुयान बचे थे। मैं बोला, मैंने अपने माता पिता और दादा दादी से सब साफ साफ बात कर ली है। अब जब घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है तो ये रिश्ता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो सकता। रुयान ने सिर हिलाया, मुझे पता है, मैं भी इसे हल्के में नहीं लूंगी। जिस रिश्ते को अपनाती हूँ उसे पूरी गंभीरता से निभाती हूँ। मैं मुस्कुराकर बोला, तो फिर धीरे धीरे आदत डाल लो। अब हम भी बाकी कपल्स की तरह हाथ पकड़ेंगे, गले भी मिलेंगे। बस रुयान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने जल्दी से मेरी बात काट दी, मुझे पता है, मैंने कभी प्यार नहीं किया, लेकिन फिल्मों में सब देखा है। मैं हंस पड़ा, ठीक है, अब जाओ, तुम्हारी दीदी इंतजार कर रही है। रुयान जाने लगी, फिर अचानक रुक गई, थोड़ी झिझकते हुए बोली, आज मेरे साथ मेरी दो सबसे अच्छी सहेलियां भी आई हैं। उन्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में पता चल ही जाएगा। तो क्या कल तुम थोड़ा वक्त निकालकर हम सबके साथ खाना खा सकते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी मुझे अपने दोस्तों सॉन्ग नियन नियन और चेन जो को भी बताना है। उन्होंने पहले मुझे बहुत शानदार ट्रीट दी थी, अब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, तो मेरी तरफ से भी एक पार्टी तो बनती है। तुम भी उनसे मिल लेना। रुयान ने आंखें झपकाते हुए पूछा, तुम्हारे दोस्तों को हमारे साथ खाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। कल सब मिलकर आराम से एक दूसरे से परिचय भी हो जाएगा। रुयान मुस्कुराई, ठीक है, तो कल शाम तय रही। तुम्हें जो रेस्टोरेंट पसंद हो बस बता देना, टेबल मैं बुक करवा दूंगी। अगली सुबह सॉन्ग नियन नियन एक लड़की को अपने साथ लेकर गेस्ट हाउस आई। वो लड़की सादे और साफ कपड़ों में थी। नियन नियन ने मेरा परिचय करवाया, लिन चेन, इनसे मिलो, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। पहले 2 साल तक लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, अब वो काम छोड़ दिया है। कुछ दिन घूमना भी चाहती हैं और साथ ही कोई नई नौकरी भी ढूंढ रही हैं। लड़की ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, यहाँ काम का समय और सैलरी कैसी है उसके बारे में नियन नियन मुझे पहले ही बता चुकी हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नियन नियन ने मुझे सब बता दिया है। मैं वॉशरूम की सफाई भी कर सकती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, और इस साल की शुरुआत में मैंने फ्लोरिस्ट का सर्टिफिकेट भी लिया है। इतना सुनते ही किचन से बाहर आते अंकल ली भी वहीं रुक गए। उसकी बातें खत्म होते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अंकल ली बोले, तुम जैसी लड़की अगर किसी बड़े शहर में नौकरी करे तो यहाँ की छोटी सी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी से कई गुना ज्यादा कमा सकती है, फिर यहाँ क्यों आना चाहती हो? असल में यही सवाल मेरे मन में भी था। थांग एन ने नजरें झुका ली, पहले मेरे साथ कुछ बुरी बातें हुई थी, इसलिए अब बड़े शहर में वापस काम नहीं करना चाहती। मेरी आंटी ने कहा, कुछ दिन यहाँ घूम आओ, मन भी बदल जाएगा। कल जब नियन नियन ने बताया कि यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है तो मैंने सोचा यहीं ट्राई कर लेती हूँ, तो भी कोई बात नहीं, यहाँ रहने और खाने की सुविधा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद 3 दिन की ट्रायल जॉब होगी। 3 दिन बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें परमानेंट रखना है या नहीं। थांगेन तुरंत अपने बैग से कुछ कागज निकाल लाई। मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, पिछले हफ्ते ही बनवाया था, तभी से मैं यहाँ कोई आसान नौकरी ढूंढने की सोच रही थी। उसने अपना पहचान पत्र और हेल्थ सर्टिफिकेट मुझे दे दिया। मैंने ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, पहले मैं तुम्हें पूरा गेस्ट हाउस घुमा देता हूँ, फिर सिस्टम इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। आज से ही तुम्हारी ट्रायल शुरू। इतने में सॉन्ग नियन नियन जाने लगी, चलो अब मैं अपने उस घमंडी बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ। मैंने तुरंत उसे रोक लिया, रुको जरा, आज रात सब लोग साथ में डिनर करेंगे, लेकिन सिर्फ हम 3 नहीं, 3 लोग और भी होंगे। फिलहाल तुम जाओ, बाद में पूरी बात बताऊंगा। नियन नियन ने मुझे शक भरी नजरों से देखा, लेकिन उसे लगा मामला कोई बुरा नहीं है। फिर बाद में मिलते हैं। उसके जाने के बाद मैं थांगेन को स्टाफ रूम दिखाने ले गया। आज फ्री हो तो अपना सामान भी यहीं शिफ्ट कर देना। रिसेप्शन से मैंने एक पेन और 8 शीट्स का बंडल उसे दिया, इसमें जरूरी नियम लिखे हुए हैं, समय मिले तो आराम से पढ़ लेना। फिर मैं उसे उसके कमरे तक ले गया। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन खिड़की काफी बड़ी थी, वहां से गेस्ट हाउस के बाहर की सड़क साफ दिखाई देती थी। मैंने कहा, आज से ये कमरा तुम्हारा है,
पहले यहाँ एक लड़का रहता था, लेकिन कमरा पूरी तरह साफ करवा दिया है। बाथरूम बाहर कॉमन है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। थांगन ने चारों तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा है, मेरे पुराने किराए के कमरे से तो कहीं बेहतर है। हम वापस रिसेप्शन पर आ गए। मैं उसे सिस्टम चलाना सिखाने लगा। तभी सीढ़ियों से हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दी। चाबी मुझे दो, आज का पूरा प्लान भी मैंने बनाया है। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, आज तो तुम ही बॉस हो। लुरु यान बस मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचकर उसने आदतन मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसी समय नजर उठाई। मैं मुस्कुराया, घूमने जा रही हो, नाश्ता कर लिया? तीनों ने एक साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बॉस। उनमें से एक लड़की फुसफुसा कर बोली, अरे यही है वो हैंडसम मालिक जिनके बारे में कल रिसेप्शन वाले भैया बता रहे थे। ये तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैं हंसते हुए बोला, बाहर जाने की क्या जरूरत है? आज हमारे रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया है। पहले एक बार देख लो, फिर अगर पसंद ना आए तो बाहर चले जाना। वैसे भी यहाँ हर दिन अलग मेन्यू बनता है। लड़की तुरंत बोली, जब खुद मालिक इतनी तारीफ कर रहे हैं तो पहले यहीं ट्राई करते हैं, देखने में क्या जाता है। दोनों लड़कियां रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गईं, लेकिन रुयान वहीं रुक गई। वो रिसेप्शन तक आई और मुस्कुराकर पूछने लगी, क्या कर रहे हो? तुम तो सुबह सुबह से काम पर लग गए। मैंने उसके बगल में खड़ी थांग एन की तरफ इशारा किया, ये हमारी नई रिसेप्शनिस्ट हैं। मैं इन्हें काम समझा रहा हूं। फिर मैंने दोनों का परिचय कराया। रुयान मुस्कुराई, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं नाश्ता करके आती हूँ। मैंने फिर थांगेन से कहा, सिस्टम सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसे अच्छे से सीख लो। 1 महीने बाद मेरा कॉलेज शुरू हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो सीधे मुझसे पूछ लेना। चलो, हम दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट भी सेव कर लेते हैं, काम के लिए आसानी रहेगी। फिर मैंने पूछा, वैसे तुमने नाश्ता कर लिया? थांगेन ने सिर हिलाया, हाँ कर लिया। ठीक है, तो अब यहीं बैठो, मैं मुस्कुराकर बोला। यहां बैठकर पहले आराम से काम समझ लो, आज से तुम्हारी सैलरी भी शुरू हो जाएगी। इतना कहकर मैं मुड़ा और रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। लुरुयान ने आवाज दी, मिस्टर लिन आप भी नाश्ता करने आ रहे हैं ना? आइए, हमारे साथ बैठिए। मैं मुस्कुराया, ठीक है, अभी आता हूं। जैसे ही मैं बैठा दोनों बार बार मुझे और लुरुयान को बारी बारी से देखने लगी। रुयान आखिर झल्ला गई, क्या है, तुम दोनों ऐसे घूर क्यों रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? हुआ झाओ युए ने मासूम बनते हुए कहा। हमने क्या किया? किन आन जी भी मुस्कुरा दी। चलो चलो, पहले खाना खाओ, घूरना बंद करो। लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, उसे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। मैं हल्का सा हंस पड़ा और धीरे से रुयान से पूछा, तुमने अभी तक इन्हें बताया नहीं? रू यान ने भी धीरे से जवाब दिया, अभी मौका ही नहीं मिला। फिर उसने सिर उठाकर दोनों सहेलियों की शक भरी नजरें देखी और बोली, पहले नाश्ता कर लो, फिर सब बताऊंगी। किन आनजी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, इस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ हम ही लोग क्यों हैं? मैंने समझाया, जो टूरिस्ट होते हैं ज्यादातर सुबह 8 बजे से पहले ही नाश्ता करके निकल जाते हैं। कुछ लोग तो सूर्योदय देखने के लिए 6 बजे ही चले जाते हैं, इसलिए सब जल्दी खा लेते हैं। हुआ झाओ युए तुरंत खुश होकर बोली, मतलब मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल बिल्कुल सही निकला, भीड़ भी नहीं मिली। मैं तो जीनियस हूं। किनान जी ने हंसते हुए कहा, जीनियस नहीं, तू तो हमें दोपहर की धूप में भूनने ले जाएगी। कहीं कोई सुनसान जगह तो नहीं चुन ली? तीनों हंस पड़े। हुआ झाओ युए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। उसी वक्त मैंने देखा रुयान लगातार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसकी नजर का पीछा किया तो पता चला अनजाने में मेरे कपड़ों पर सूप के छींटे पड़ गए थे। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इतनी सी बात है। वैसे भी आज तुम्हारा पूरा दिन व्यस्त नहीं होगा, शाम 4-5 बजे तक लौट आओगी ना? तब मुझे वो रेस्टोरेंट भेज देना जो तुम्हें पसंद हो, मैं पहले से टेबल बुक कर दूंगा, शाम को वहीं मिलते हैं। रुयान कुछ सोचकर बोली, आज तो चीनी वैलेंटाइन डे है, क्यों ना शहर के सेंटर चलते हैं, वहां एक बहुत बढ़िया बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। मॉल में भी आज कोई बड़ा इवेंट होगा, काफी रौनक रहेगी। वैसे भी नियन नियन और चेन जो भी शायद वहीं घूमने आएंगे, तो सीधे वहीं सबसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, बाद में मुझे उस रेस्टोरेंट का नाम भेज देना, मैं टेबल बुक कर देता हूँ। रू यान बोली, आज त्योहार है, बुकिंग मिलना आसान नहीं होगा, मैं तुम्हें 2-3 और रेस्टोरेंट के नाम भी भेज दूंगी, जहां जगह मिल जाए वहीं चलेंगे। मैंने कहा, आज शायद मुझे थोड़ा काम रहेगा, बुकिंग करने का समय भी मुश्किल से मिलेगा। फिर उसने पूछा। मैंने कार की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, दादी को उनकी एक पुरानी सहेली से मिलवाने ले जाना है, वो बीमार हैं, इसलिए दादी उनसे मिलने जाना चाहती हैं। फिर मैंने नई रिसेप्शनिस्ट से कहा, आज गेस्ट हाउस पूरी तरह फुल है, लेकिन ज्यादा काम नहीं होगा, कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब संभाल लूंगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे ड्राइविंग लाइसेंस कब बनवाया? लगता है बोर्ड एग्जाम के बाद ही सीखा होगा। वह मुस्कुराई और चाबी घुमाते हुए बोली, अगस्त की शुरुआत में ही लाइसेंस मिल गया था, एक बार हाई पर भी गाड़ी चला चुकी हूँ, सोंगचू मेरे साथ था। अब इस छोटे से शहर में ड्राइव करना तो बिल्कुल आसान है। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, सावधानी से जाना। रूयान ने पूछा, मिस्टर लिन, आप हमारे साथ घूमने नहीं चलेंगे? मैंने सिर हिलाया, नहीं,
आज मेरे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग अच्छे से घूमो। फिर मैंने रुयान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाम को मिलते हैं। इतना सुनते ही उसकी दोनों सहेलियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है। शाम को मिलने का वादा भी हो गया, रुयान मुस्कुराकर बोली। जब लौटूंगी तब मैसेज कर दूंगी। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, मजे करना। इतना कहकर मैं कार लेकर निकल गया। मेरे जाते ही दोनों सहेलियां एक साथ उस पर टूट पड़ी। सच सच बता, आखिर चल क्या रहा है? रुयान बेबस होकर बोली। पहले कार में बैठो, फिर सब बताती हूँ। उसे पहले से पता था ये दोनों इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वैसे भी उसका कुछ छिपाने का इरादा नहीं था। कार चलने लगी और रुयान ने पूरी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें बता दी। सुनते ही हुआ झाओ युए की आंखें फटी रह गईं। क्या इतनी आसानी से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? और वो भी इतने हैंडसम लड़के के साथ? किन आनजी भी हंस पड़ी। अब समझ आया, सुबह से तुम दोनों इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे थे। हमसे छिपकर इतना बड़ा काम कर लिया। तुम्हारी स्पीड तो सच में बहुत तेज निकली। अगर कॉलेज के लड़कों को पता चल गया अगर हमारे कॉलेज के लड़कों को पता चल गया तो आधे तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। लूरुयान मुस्कुराई। असल में मैं तो सोच रही थी कि आज रात सब साथ में डिनर करेंगे, तभी तुम लोगों को बताऊंगी। लेकिन तुम दोनों से तो बिल्कुल इंतजार ही नहीं हुआ झाओ युए हंसते हुए बोली। तुम दोनों का पहला वैलेंटाइन, ऐसे दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के बजाय हमारे साथ घूम रही हो। और खिड़की के बाहर देखते हुए बोली। मैं भी उनके साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज उनका पहले से प्लान है, इसलिए मैंने ज्यादा पूछा नहीं। वैसे भी हमारा रिश्ता अचानक शुरू हुआ है, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए सब कुछ समझने और खुद को संभालने के लिए। किन आन जी ने सिर हिलाया। ये भी सही है, आखिर ये तुम्हारा पहला प्यार है। अनुभव नहीं है तो क्या हुआ, दिल से प्यार करना ही काफी है। बस अपने बॉयफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, ये बात मुझे भी पता है। हुआ तुम्हें कुछ लव एडवाइस देती हूँ। इतना सुनते ही किन आन जी जोर से हंस पड़ी। तू, जिसके दोनों रिलेशनशिप बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं, अब तू रुयान को सिखाएगी? हुआ झाओ युए ने मुंह फुला लिया। अरे, ब्रेकअप हो गया तो क्या मैं गुनहगार हो गई? हमारा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि टाइमिंग सही नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई कमी थी। मेरा असली प्रिंस चार्मिंग अभी कहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर दोनों को देखकर बोली, तुम लोग आराम से प्यार करो। मैं फिलहाल प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मेरा सपना तो पूरी दुनिया घूमना है। लव के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उधर मैं अभी कार पार्किंग में पहुंचा ही था कि चेन जो का फोन आ गया। नियन नियन ने बताया कि तू हमें डिनर पर बुलाना चाहता है। कह रही थी कि तुझे कोई जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? मैं हंस पड़ा। मुझे पहले से पता था कि तू टेंशन लेगा। वैसे भी मैं तुझे खुद फोन करने वाला था। फिर मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बता दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने हैरानी से पूछा, भाई, तूने सच में उसकी बात मान ली? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ। बचपन में मैं कई बार बीजिंग गया था। लू फैमिली के बड़े हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वो सब बहुत अच्छे लोग हैं। और रुयान ऐसी फैमिली में पली बड़ी है, तो उसका स्वभाव भी खराब नहीं हो सकता। उसी समय मेरे फोन पर रुयान का मैसेज आया। बार 2 घंटे की वेटिंग चल रही है, लेकिन मैंने टेबल बुक कर ली है। आज रात वहीं चलते हैं। मैं थोड़ा हैरान रह गया, इतनी भीड़ में भी उसने टेबल बुक कर ली। चेन जुओ हंस पड़ा। वाह, तेरी गर्लफ्रेंड तो बड़ी कमाल निकली। वैसे हम दोनों अभी सिटी सेंटर में हैं, नियन नियन के अपार्टमेंट के पास। अगर फ्री हो तो इधर आ जा। मैंने हंसते हुए मना कर दिया, रहने दे। तुम दोनों की डेट में मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। मुझे भी थोड़ा काम है, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। उधर टोंग नियन नियन ने चेन जो का फोन कटते ही पूछा, कुछ गड़बड़ है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन क्यों नहीं मना रहा? पहला वैलेंटाइन है उनका। चेन जो मुस्कुराया। अरे, दोनों को भी तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने का समय चाहिए। याद है जब हम दोनों ने डेटिंग शुरू की थी, तब तुम 2 दिन तक मुझसे ही भागती फिरती थी। कहती थी कि बहुत शर्माती है, इसलिए चिंता मत करो। हर कपल की अपनी स्पीड होती है। शाम करीब 4 बजे मुझे लूरू यान का मैसेज मिला। हम लोग वापस शहर लौट रहे हैं। 5 बजे से पहले गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। तुम भी लौटकर मुझसे मिल लेना। जब मैं गेस्ट हाउस पहुंचा तो देखा सुबह वाली वही बाहर खड़ी थी। नई रिसेप्शनिस्ट तांगन सामने फर्श साफ कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, बॉस, सुबह एक गेस्ट चेकआउट कर गया था। वो मिस वाझाओ युए अब उसी कमरे में शिफ्ट हो गई हैं। मैंने सिर हिलाया और सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। कमरा 3 का दरवाजा खटखटाया। अंदर से रुयान की आवाज आई। मैं अभी अभी नहाकर निकली हूँ, बस बाल सुखा रही हूँ, आप अंदर आ जाइए, मुझे आपको कुछ देना है। मैं थोड़ा झिझका, मैं अंदर आ सकता हूँ? वो हल्के से मुस्कुराई। बिल्कुल, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं देख सकते। वो रास्ते से हट गई। मैं कमरे के अंदर गया। कमरा बेहद साफ सुथरा था। सबसे पहले मेरी नजर टेबल पर रखे एक बड़े से गुलदस्ते और 2 गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। रुयान ने फूलों का गुलदस्ता उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। आज चीनी वैलेंटाइन डे है। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। असल में मैं चाहती थी कि आज अपनी सहेलियों के साथ न जाऊं और पूरा दिन आपके साथ बिताऊं, लेकिन आपने कहा था कि आपका पहले से प्लान है
और मुझे लगा शायद आपको भी अभी हमारे रिश्ते की आदत डालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे लगा अगर हम दोनों इतने लंबे समय तक अकेले साथ रहे तो शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ाया। ये फूल मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आए। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे इतना बड़ा बुके गिफ्ट किया है। फिर उसने दूसरा गिफ्ट बॉक्स उठाया और ये शर्ट मैंने मॉल से चुनी है। सुबह मैंने गलती से तुम्हारे कपड़ों पर सॉस गिरा दिया था। भले ही तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी हाइट देखकर ही साइज चुना है, उम्मीद है फिट आ जाएगी। मैं हंस पड़ा। मैंने तो कहा था कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फिर भी मेरे लिए कपड़े खरीद लाई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुस्सा हो या ना हो, इसे हमारा पहला वैलेंटाइन गिफ्ट समझ लो। मैंने देखा वो एक और गिफ्ट बॉक्स उठाने लगी। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मैंने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। सच कहूं, मुझे तो कुछ दिन पहले चेन जो ने ही बताया था कि आज चीनी वैलेंटाइन डे है। उससे पहले तक इस त्योहार का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था। मैंने तो बस यूं ही उसका जिक्र कर दिया था, लेकिन उसने मेरे लिए पहले से गिफ्ट तक तैयार कर लिया और मैं खाली हाथ चला आया। तो फिर बाद में मॉल चलकर मेरे लिए एक गिफ्ट चुन देना। आखिर ये हमारा पहला वैलेंटाइन है, इतनी सी डिमांड तो बनती है ना। मैंने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल, सिर्फ बातें करके गिफ्ट न देना वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने गिफ्ट बॉक्स की तरफ देखा, वैसे इसमें क्या है? वो मुस्कुराई, खुद खोलकर देखो, मैं तब तक बाल सुखा लेती हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई। मैं कुर्सी पर बैठा और गिफ्ट खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत मग रखा था। डिजाइन तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका ब्रांड और कीमत देखी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना महंगा मग, मैं बुदबुदाया। अब तो इसमें पानी पीने की भी हिम्मत नहीं होगी, कहीं टूट गया तो दिल ही टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद रूयान बाल सुखाकर बाहर आई। उसकी खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए मेरी नजरें उसी पर टिक गईं। वो मुस्कुराकर बोली, कैसा लगा? मग पसंद आया? मैंने सिर हिलाया, बहुत पसंद आया, बस ये काफी महंगा है। अब इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करूंगा। अगर जरा सा भी टूट गया तो सच में बहुत दुख होगा। आखिर ये हमारे पहले वैलेंटाइन पर रुयान का दिया हुआ तोहफा था। मैंने मन ही मन तय कर लिया, आज मॉल जाकर इसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट जरूर खरीदूंगा। मैं खड़ा हुआ, चलें अब निकलते हैं। हम दोनों कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर में ही हमारी मुलाकात किनान जी और हुआ झाओ युए से हो गई। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो आज का घूमना फिरना कैसा रहा? किनान जी कुछ बोलने ही वाली थी कि हुआ झाओ युए ने उसे घूर कर कहा, मत पूछो, जो ट्रैवल प्लान इसने बनाया था वहां तो इंसान तो छोड़ो, परिंदा भी नहीं दिखा। सब हंस पड़े। वो आगे बोली, इंटरनेट पर जो दिखाया था असलियत उससे बिल्कुल अलग निकली। आखिर में हमने प्लान बदलकर बीच का रुख कर लिया। कम से कम वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था और सीफूड भी कमाल का मिला। मैंने मुस्कुराकर कहा, गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर एक ट्रैवल गाइड रखी है, उसमें घूमने की सारी भरोसेमंद जगहें लिखी हैं जहां मजा भी आएगा और कोई ठगेगा भी नहीं। अच्छे रेस्टोरेंट की लिस्ट भी है, साथ में ये भी लिखा है कि किस जगह कैसे जाना है और किस समय निकलना बेहतर रहेगा। जरूरत हो तो एक कॉपी ले लेना। हुआ झाओ युए की आंखें चमक उठी, सच में? अगर पहले पता होता तो आज इतना परेशान ही नहीं होना पड़ता। किनान जी हंसते हुए बोली, लगता है कल भी तेरे बनाए प्लान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा गाइड ही फॉलो करें। हुआ झाओ युए ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, कल से उसी गाइड के हिसाब से घूमेंगे। कम से कम टाइम भी बचेगा और मजा भी आएगा। हम सब नीचे रिसेप्शन पर पहुंचे। मैंने तांगेन से कहा, अब तुम डिनर के लिए जा सकती हो। रात में बस फोन का ध्यान रखना, जरूरत पड़े तो तुरंत कॉल उठाना। जी बॉस। फिर हुआ झाओ युए और किनानजी अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने आराम से आगे वाली सीट का दरवाजा खोला और रुयान के साथ बैठ गया। कुछ देर बाद हम सब सिटी सेंटर की तरफ निकल पड़े। रेस्टोरेंट पहुंचते ही टोंग नियन नियन और चेंजू हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम आ गए। फिर मैंने सबका परिचय कराया, ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी। ये हैं लुरुयान। फिर मैंने आगे कहा, और ये हैं किन आनजी और हुआ झाओ युए, रूयान की सबसे अच्छी दोस्त। तन आस लुकनियन की दोस्त नीनियन के जरिए उसे जानते थे। तीनों ही बेहद खूबसूरत थीं। तभी स्तौन्यन ने मजाक में तरनतात की कमर में हल्की सी चिकोटी काटी और बोली। सब जोर से हंस पड़े और पूरा डिनर हंसी मजाक के माहौल में खत्म हुआ। खाना खत्म होने के बाद तरनतात ने नीनिन को गले लगाया और हमारी तरफ देखकर बोला, भाई हम लोग चलते हैं, तुम दोनों भी ज्यादा देर मत घूमना, जल्दी घर लौट जाना। फिर वो मेरे पास आकर धीरे से बोला, पहली बार मिलने के बाद हमारी इंप्रेशन बहुत अच्छी रही। हमने नहीं सोचा था कि वो इतनी खूबसूरत होगी। सच कहूं तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल परफेक्ट लगती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम लोग निकलो, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीद कर वापस टाउन लौट जाऊंगा। तुम लोग मेरी कार से जाओगे यानी और मेरे साथ? उन्होंने तुरंत कहा, साथ चलने की जरूरत नहीं, टैक्सी भी नहीं लेनी पड़ेगी, तुम लोग आराम से घूमो, हम पहले निकलते हैं। तभी अपनी कार की चाबी तनान को देते हुए कहा,
थोड़ी देर में वो मेरे लिए दूसरी गाड़ी भेज देंगी। तनन ने बिना झिझक चाबी ले ली। सबके जाने के बाद वहां सिर्फ मैं और उस लुकनीन रह गए। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, बताओ तुम्हें किस तरह का गिफ्ट चाहिए? हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप जो भी देंगे। मैं कुछ देर सोचने लगा। पहले मेरा इरादा उसे एक स्मार्ट वॉच देने का था। तभी मेरी नजर उसके फोन पर पड़ी। उसका फोन और मेरा फोन एक ही कंपनी के थे। मुझे याद आया कि उसी कंपनी ने हाल ही में कपल्स के लिए नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। मैंने कहा, चलो उसे देखकर आते हैं। सुना है? लुकनीहन ने तुरंत हामी भर दी। दोनों दुकान पहुंचे। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराकर कहा, यही नया मॉडल है। इसके ब्लू और पिंक कलर भी उपलब्ध हैं। इसके साथ कपल्स के लिए एक खास ऐप भी मिलता है, जिससे दोनों अपनी हेल्थ और इमोशन से सीधे सर सकते हैं। मैंने कहा, जरा ब्लू और पिंक वाला भी दिखाइए। फिर मैंने दोनों घड़ियां लुकनीही की कलाई पर पहनाकर पूछा, बताओ कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? लुकनियन ने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आप जो चुनेंगे वही मुझे पसंद होगा। आखिर मैंने कहा, तो ब्लैक और पर्पल वाला कपल सेट पैक कर दीजिए। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर नई पैकिंग लेने चली गई। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि लुकनियन का चेहरा शर्म से हल्का सा लाल हो चुका था। कुछ ही देर में उसने नई पैकिंग लाकर हमें दे दी। मैंने गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। लुकनियन ने उस दोनों हाथों से लिया और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद। कहा, तुम्हें पसंद आया, यही सबसे बड़ी बात है। वैसे ये भी पहली बार है जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खुद कोई गिफ्ट चुना है, इसलिए ये मेरे लिए भी बहुत खास है। रात के 9 बजे के बाद जैसे ही मैं कार से उतरने पहुंचा, लुकनियन ने मुझे आवाज दी। आहंतन में मुड़कर बोला, हाँ क्या हुआ? वह थोड़ी झिझकते हुए बोली, क्या कल आपके पास समय है? मैं आप फिर शर्माते हुए धीरे से जोड़ दिया, मेरा मतलब सिर्फ हम दोनों। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, क्या ये ठीक रहेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, वहां सूर्योदय बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। एक जगह है जहां गो कार्ट भी चला सकता, एक जगह है और पहाड़ की चोटी से दूर तक समुद्र भी दिखाई देता है। हमारी नजरें एक दूसरे से मिली और लुकनियन के गाल और भी लाल हो गए। उसने धीरे से कहा, जैसा आप ठीक समझे, मैं आपकी बात मान लूंगी। सुबह मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन हमें 5 बजे ही निकलना होगा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है। अगली सुबह मेरी नींद फोन की घंटी से खुली। मैंने उन्नींदी आंखों से कॉल रिसीव की। सॉरी, क्या मैं आपको जगा तो नहीं दिया? मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूं। मुझे डर था कि घंटी बजाऊंगी तो दादा दादी की नींद खुल जाएगी, इसलिए कॉल कर दिया। मैं तुरंत उठवाजा खोलता हूं। बस 1 मिनट। दरवाजा खुलते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम तो सच में बहुत जल्दी आ गई। लुकनियन ने हल्की सी शर्माते हुए जवाब दिया, आखिर आज हमारी पहली असली डेट गई। लेकिन उसके दिल की सच्चाई कुछ और थी। असल में वह पूरी रात उत्साह के मारे सो ही नहीं पाई थी। वह मेरे साथ घर के अंदर आई। मैंने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम यहां बैठकर इंतजार करो, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूं। दांत ब्रश करके कपड़े बदल लेता हूं। वो मेरे कमरे के बाहर लिविंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगी। मैं बस ब्रश करके और कपड़े बदल कर आता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। कुछ ही मिनटों बाद मैं तैयार होकर बाहर आया। रुयान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। हम दोनों साथ में जूते पहनने लगे। तभी मेरी नजर हमारी चप्पलों पर पड़ी। मैं हंसते हुए बोला, अरे हमारी चप्पलें तो एक जैसी हैं, बस रंग अलग, मेरी नीली और तुम्हारी गुलाबी। रुयान ने हैरानी से पूछा, ये तुमने खरीदी हैं? मैं सिर हिलाया, नहीं, दादी ने खरीदी हैं। उन्होंने खास तुम्हारे लिए रखी थी। कह रही थी कि तुम कई दिनों तक यहां रहोगी, तो कभी भी घर आ सकती हो। ये सुनकर रू यान के चेहरे पर अनजाने में एक मीठी मुस्कान आ गई। सुबह की हवा काफी ठंडी थी। जैसे हम घर से बाहर निकले, ठंडी बयार चेहरे से टकराई। मैंने अनजाने में नाक रगड़ी। अरे, हल्की जैकेट लाना भूल गया। छोड़ो, अब वापस जाकर लेने का मन नहीं है। वैसे भी थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी। रुयान तुरंत बोली, मेरे पास कार में एक स्कार्फ है, मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? दोनों वापस कार में बैठे। रू यान ने पीछे की सीट से सफेद रंग का एक स्कार्फ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये पहन लो, कार के अंदर भी थोड़ी ठंड है। मैंने उसका एहसान ठुकराया नहीं। जैसे ही स्कार्फ गले में डाला, उसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी। वो खुशबू बिल्कुल रुयान जैसी थी। रुयान ने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया, लो लोकेशन डाल दो। मैंने मैप में जगह सेट करके फोन वापस कर दिया। फोन लेते समय उसकी उंगलियां हल्के से मेरी उंगलियों से छू गई। दोनों ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उस एक पल के स्पर्श से जैसे पूरे शरीर में हल्की सी झंझनाहट दौड़ गई। कार चलने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद रुयान ने धीरे से पूछा, आज क्या हम हाथ पकड़कर घूम सकते हैं? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल, अगर तुम्हारा मन है तो क्यों नहीं। फिर मैंने मजाक में पूछा, क्या? वो तुरंत बोली, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। लेकिन उसके लाल होते गाल उसकी पोल खोल चुके थे। मैं मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्के से हाथ फेर कर बोला, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसे और भी शर्म आने लगी। हंस क्यों रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा,
कुछ नहीं, बस पहली बार किसी को हाथ पकड़ने से पहले बाकायदा इजाजत मांगते देखा है। वो सीट बेल्ट लगाते हुए बोली। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कहीं तुम तैयार ना हो। कुछ देर बाद हम उस पहाड़ी के नीचे बने पार्किंग एरिया में पहुंच गए। असल में वो कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं था, लेकिन सूर्योदय देखने के लिए वहां पहले से ही काफी लोग जमा थे। खितिज पर गुलाबी और बैंगनी रंग की रोशनी फैलने लगी थी। सामने हरे भरे पहाड़ और उगते सूरज का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैं कार से उतरा ही था कि हल्की हवा ने मेरे बाल बिखेर दिए। पीछे मुड़कर देखा तो रुयान लगातार कैमरे से मेरी तस्वीरें खींच रही थी। मैंने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथ से मैंने हंसकर पूछा, मेरी फोटो क्यों ले रही हो? कहीं मैं बहुत अजीब तो नहीं लग रहा? वो मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो, यकीन नहीं है तो खुद देख लो। उसने कैमरा मुझे पकड़ा दिया। मैंने तस्वीरें देखी तो सचमुच हैरान रह गया। वाह, तुम्हारी फोटोग्राफी तो काफी अच्छी है। रुयान मुस्कुराते हुए मेरे बाल हल्के से ठीक करने लगी। लगता है मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी फोटोग्राफी पसंद आ गई। मैं थोड़ा झेम गया और जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगा। इतने में उसने फिर से चुपके से एक और फोटो खींच ली। मैंने बनावटी नाराजगी से कहा, अरे तुम चोरी छिपे फोटो क्यों लेती रहती हो? कम से कम पहले बता तो दिया करो। वो हंस पड़ी। जब कोई अच्छा लगे तो फोटो अपने आप खींचने का मन कर जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे कान हल्के लाल हो गए। मैं झेपते हुए आगे चल पड़ा। चलो, आगे का नजारा इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए कुछ ही देर में हम ऊपर पहुंच गए। चोटी से दिखने वाला नजारा सचमुच देखने लायक था। मैंने कहा, अब मेरी बारी, आओ मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूं। तुम सामने जाकर खड़ी हो जाओ, ठीक है? रुयान ने कैमरा मुझे पकड़ा दिया और आगे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कैमरे के व्यू फाइंडर से उसकी तरफ देखा। सुबह की सुनहरी रोशनी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत भी थी और एक अलग सी शालीनता भी। उसे देखते हुए मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, इतनी खूबसूरत लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं कैमरे के व्यू फाइंडर से उसे देखता ही रह गया, लेकिन वो कैमरे की तरफ नहीं, सीधे मेरी तरफ देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, इतने खो क्यों गए? या फिर कैमरे से देखने की बजाय सीधे मुझे ही देख लो। मैं झट से नजरें हटाते हुए बोला, लुरुयान ज्यादा खुद पर मत इतराओ, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। वो शरारती मुस्कान के साथ बोली, सच में? अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे नहीं देख रहा तो फिर किसे देख रहा है? मैं बेबस होकर हंस पड़ा। बस करो अब और मत छेड़ो। तभी मुझे समझ आया, वो जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि मैं अभी अभी उसकी तस्वीर देख रहा था। आसपास भी कई लोग फोटो खिंचवा रहे थे। रुयान पास खड़ी एक लड़की के पास गई, दीदी क्या आप हमारी एक फोटो खींच देंगी? लड़की ने मुस्कुराकर कैमरा ले लिया। रुयान मेरे पास आकर धीरे से मेरे कंधे पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई। उसी पल कैमरे ने हमारी पहली तस्वीर कैद कर ली। मैं उसकी तरफ देखने लगा और तभी दूसरी फोटो भी क्लिक हो गई। रुयान ने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो भी मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, फोटो खिंच रही है, जरा मुस्कुरा भी दो। मैंने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हम दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। फोटो खींचने वाली लड़की हंसते हुए बोली, वाह तुम दोनों तो कमाल के लग रहे हो। सुबह सुबह सबको कपल गोल्स दिखा रहे हो क्या? थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूयान ने कैमरा वापस लेते हुए कहा, घर पहुंचकर आज की सारी फोटो मुझे भेज देना, ठीक है? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हम थोड़ी देर और वहां का खूबसूरत नजारा देखते रहे। फिर पहाड़ से नीचे उतरकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में नाश्ता करने चले गए। मैंने उससे पूछा, वैसे तुम लोग यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो? रूयान ने श्याओलोंग बाओ पर थोड़ा सा सिरका डालते हुए जवाब दिया, लगभग एक हफ्ता, 10 तारीख को वापस लौट जाएंगे। हमारा प्लान पहले से ही एक हफ्ते का था। मैंने भी उसे अपनी बात बताई। कल मैं दादा दादी के साथ हाइचिंग जा रहा हूँ, बड़ी बुआ के घर कुछ दिन रुकेंगे। कल रात ही सबने तय किया कि सुबह निकलेंगे। रुयान कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने टिश्यू से अपने होंठ हल्के से पोंछे और पूछा, तो तुम बीजिंग सोचकर कहा? शायद क्लास शुरू होने से एक दिन पहले। हम फ्रेशर्स को 2 सितंबर तक रिपोर्ट करना है, इसलिए मैं 1 सितंबर को निकल जाऊंगा। रुयान ने धीरे से सिर झुका लिया। मतलब अब कुछ दिनों तक हम मिल नहीं पाएंगे। वो चुपचाप अपनी प्लेट में रखे बन को चॉपस्टिक से छेड़ती रही। फिर लंबी सी सांस लेकर बोली, बस कुछ ही दिन की बात है। दोपहर तक हम वापस गेस्ट हाउस लौट आए। यान पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े रही। गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचकर उसने धीरे से कहा, शायद कल के बाद हम काफी दिनों तक नहीं मिलेंगे। उसकी आवाज पहले जैसी चंचल नहीं थी। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। एक बार गले लगोगी? वो बिना कुछ कहे मेरी बाहों में आ गई। उसने चुपचाप अपना चेहरा मेरे सीने पर रख दिया। मैंने भी उसे हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। अगली बार सीधे कॉलेज में मिलेंगे। उसने धीरे से सिर हिलाया। हम समय सच में बहुत तेजी से बीत गया। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। कॉलेज शुरू होने से 2 दिन पहले मैं फिर से यूनचेंग लौट आया। उस दिन के बाद से मैं और रुयान रोज फोन या चैट पर बात करते थे। हम एक दूसरे को हर दिन की मजेदार बातें बताते, नई नई जगहों की फोटो भेजते और जो भी स्वादिष्ट खाना खाते उसकी तस्वीर भी शेयर करते। धीरे धीरे
रुयान का एक मैसेज सबसे ज्यादा आने लगा और फिर हमारी वीडियो कॉल शुरू हो गई। कई बार तो हम 1-2 घंटे तक लगातार बातें करते रहते। आखिरकार वो दिन भी आ गया। रुयान ने मुझे मैसेज किया, कल मैं खुद एयरपोर्ट आकर तुम्हें लेने आऊंगी। ये पढ़कर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। अगले ही दिन यूचू ने पहले ही मुझे मैसेज करके अपने घर आने का न्योता दे दिया था। मैंने भी पहले से ही ढेर सारे तोहफे तैयार कर लिए थे। सच कहूं तो उससे दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार था। तभी दादी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। थेन, ये तुम्हारे लिए है। इसमें तुम्हारी कॉलेज फीस और 4 साल का रहने खाने का खर्च रखा है। इसे संभाल कर रखना। बेटा जब घर से बाहर रहता है तो जरूरत से ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो खाना हो खुलकर खाना, जो पीना हो पीना, और जो जरूरी हो। मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैंने लिफाफा लेने के बजाय कहा, दादाजी दादी, इतने सारे पैसे एक साथ क्यों दे रहे हैं? जब से मैंने गेस्ट हाउस संभालना शुरू किया है उसकी सारी कमाई सीधे मेरे कार्ड में आती है। और पिछली बार जब मैं बुआ के घर गया था तो उन्होंने यूनिविशन की खुशी में मुझे अलग से बड़ा सा शगुन भी दिया था। बचपन से मिले सारे लाल लिफाफों के पैसे भी मैंने संभाल कर रखे हैं। मेरे पास पहले से ही काफी बचत है। दादी ने मेरी बात सुनी लेकिन पैसे वापस नहीं रखे। उन्होंने जबरदस्ती वो लिफाफा मेरे बैग में डाल दिया। जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो जेब में पैसे होने चाहिए, तभी मन मजबूत रहता है। हम दोनों की हर महीने पेंशन आती है। हम बूढ़ों का खर्च ही कितना है। लेकिन तुम बीजिंग जा रहे हो। और रुयान, वो बचपन से ही बड़े अमीर घर में पली बड़ी है। उसके परिवार की कंपनी बहुत बड़ी है। उसके दोस्त भी बड़े बड़े घरों से होंगे। हमें बस यही डर है कि। मैंने मुस्कुराते हुए दादी की बात बीच में ही रोक दी। दादी, इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं दोनों के पास जाकर बैठ गया। एक हाथ से दादाजी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से दादी का, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मैं उनकी दुनिया में फिट नहीं बैठता तो मैं जबरदस्ती वहां घुसने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और अगर कभी उसके दोस्त सिर्फ इसलिए मुझे नीचा दिखाएं कि मेरा परिवार कोई बड़ा खानदान नहीं है तो मैं उन्हें कभी अपना दोस्त नहीं मानूंगा। लेकिन सच कहूं, आपने तान आंसी और शाहजहां युए को भी देखा है। उनके परिवार भी बहुत अमीर हैं, फिर भी वो बिल्कुल घमंडी नहीं है। रुयान के साथ मेरा समय भले ही ज्यादा नहीं बीता, लेकिन इतना समझ गया हूं कि उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। और जिसकी परवरिश इतनी अच्छी हो उसके दोस्त भी बुरे नहीं हो सकते। दादाजी मुस्कुराकर बोले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, खुद को कभी किसी से कम मत समझना। जो करना चाहो पूरे आत्मविश्वास से करना। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैंने सिर हिलाया। दादाजी दादी, आप दोनों बस अपना ख्याल रखिए। 1 अक्टूबर की छुट्टियों में मैं फिर घर आ जाऊंगा। दादाजी हंस पड़े। हम दोनों अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। तुम हमारी चिंता मत करो। हम तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर डोरबेल बज उठी। मैं तुरंत दरवाजा खोलने गया। अंकल सॉन्ग, आंटी फांग और उनके साथ सॉन्ग नियन नियन भी खड़े थे। मैं मुस्कुराकर बोला, अंकल आंटी आइए, अंदर आइए। तीनों के हाथों में ढेर सारे बैग और तोहफे थे। आवाज सुनकर दादाजी और दादी भी कमरे से बाहर आ गए। सॉन्ग जुंजी दादाजी और दादी के गोद लिए हुए बेटे थे। उनकी अपनी सिर्फ एक बेटी थी, सॉन्ग नियन नियन। लेकिन अंकल और आंटी ने हमेशा मुझे अपने सगे बेटे की तरह प्यार दिया। पापा के गुजर जाने के बाद और फिर माँ के हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर और भी ज्यादा स्नेह बरसाया। दादाजी उन्हें देखते ही मुस्कुराकर बोले, अरे तुम लोग आ गए, यही बहुत है। इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अगले दिन मैं जैसी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, अरे कल थेन बीजिंग पढ़ने जा रहा है ना, तो हम दोनों सोचे उसके लिए थोड़ा सा सामान लेते चलते हैं। दादी मुस्कुरा बोली, तुम दोनों हमेशा इतना ख्याल रखते हो। आंटी फांग ने प्यार से मेरे बाल ठीक किए। अब से तुम्हारे कपड़े और जूते चप्पल की चिंता मेरी, सब मैं खरीदूंगी। मैं हंस पड़ा। आंटी, मेरी अलमारी अभी भी कपड़ों से भरी हुई है। मेरे पास सब कुछ है। आप बार बार मेरे लिए पैसे मत खर्च किया कीजिए। आंटी ने फिर पूछा, कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट 8:10 की है ना? जी आंटी, तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। वैसे भी कल मैं फ्री हूं। तभी नियन नियन बोली, माँ, मेरी और चेन जो की पहले से प्लानिंग है। कल हम दोनों ही इन्हें एयरपोर्ट छोड़ देंगे। आप आराम कीजिए। आंटी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, ठीक है, तुम तीनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, तुम लोग ही इसे छोड़ आना। थोड़ी देर तक सब बड़े बुजुर्गों के साथ बातें करते रहे। फिर नियन नियन ने अपना फोन देखा। चेंजो का मैसेज आया था। हम तीनों ने बड़ों से इजाजत ली और बाहर निकल गए। चेनजुओ ने हंसते हुए पूछा। मैं मुस्कुराकर बोला, अंकल और आंटी ऊपर थे, थोड़ा अजीब लग रहा था। चेनजुओ जोर से हंस पड़ा, इसमें शर्म कैसी? मेरी माँ तो तुझे कब का अपना दामाद मान चुकी है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी और उसके गाल पर एक किस कर दिया। मैंने तुरंत दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। अरे यार, तुम दोनों को मौका मिलते ही रोमांस शुरू हो जाता है। मैं अभी यहीं खड़ा हूं, थोड़ा तो रहम करो। दोनों मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। नियन नियन ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? कहीं तू और रुयान अभी तक किस भी नहीं किए? मैं झेप गया। अभी हमारी इतनी नजदीकी तुम दोनों जैसे थोड़ी ना है। तुम तो बचपन से एक ही पालने में बड़े हुए हो। मेरे हिसाब से मैं और रुयान जितनी तेजी से आगे बढ़े थे वो तो पहले ही रॉकेट स्पीड थी।
लेकिन इन दोनों की स्पीड उससे भी कई गुना आगे निकल चुकी थी। मेरी शर्मिंदगी देखकर चेनजो ने आगे छेड़ना छोड़ दिया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। थेन, बीजिंग जाकर अपना ख्याल रखना। जब भी छुट्टी मिलेगी हम दोनों तुझसे मिलने आएंगे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। और तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। जब भी बीजिंग आओगे सबसे बढ़िया खाना मैं खिलाऊंगा, पक्का पक्का। तीनों जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद नियन नियन और चेनजो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने निकल पड़े। एयरपोर्ट पहुंचकर चेनजो बोला, वहां जाकर नए दोस्त बनाना, लेकिन अगर कभी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले हमें फोन करना। दूरी की वजह से कुछ छिपाना मत। मैं हंसते हुए उसके कंधे पर मुक्का मारकर बोला, अबे इतना इमोशनल मत बन। अगर कोई दिक्कत हुई तो सबसे पहले तुझे ही कॉल करूंगा। जब मैं बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहा था तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। रुयान का मैसेज था। तुम एयरपोर्ट पहुंच गए ना? उसका मैसेज पढ़ते ही मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। हाँ, मैं अभी वेटिंग एरिया में हूं। कुछ ही सेकंड बाद उसका जवाब आया, बहुत बढ़िया। मैं पहले से ही एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उधर बीजिंग एयरपोर्ट के घरेलू आगमन द्वार पर रुयान काफी देर से भीड़ में मुझे ढूंढ रही थी। लोगों की भीड़ लगातार बाहर निकल रही थी, लेकिन उसने मुझे एक ही नजर में पहचान लिया। आखिर मेरी लंबी कदकाठी और अलग ही पर्सनैलिटी हजारों लोगों की भीड़ में भी आसानी से नजर आ जाती थी। जैसे ही मैं भीड़ से बाहर निकला यान ने मुझे देखते ही हाथ हिलाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरे साथ चल रही एक अनजान लड़की पर पड़ी। हम दोनों साथ साथ हंसते बात करते बाहर आ रहे थे। उधर रुयान के चेहरे का रंग ही बदल गया। दरअसल बाईमो भी उसी फ्लाइट से आई थी। रुयान मन ही मन बड़बड़ाई, अगर इसके साथ ही आना था तो मुझे एयरपोर्ट बुलाया ही क्यों? मैं किसी की कबाब में हड्डी बनने नहीं आई हूं। इतने में उसने पास खड़ी एक लड़की से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप उन दोनों को जानती हैं? लड़की ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, दोनों मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट हैं। मैं तो आज खास उस लड़की को लेने आई हूं, और उसके साथ जो लड़का है वो हमारे क्लास का टॉपर था। वैसे वो लड़की उसे काफी समय से पसंद करती है। फिर मुस्कुराकर बोली, स्कूल के समय हिम्मत नहीं हुई थी प्रपोज करने की, लेकिन अब दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, अब तो खुलकर उसके पीछे पड़ सकती है। ये सुनते ही रुयान हल्का सा भौहें सिकोड़कर मुझे देखने लगी। उसने पूछा, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? लड़की हंस पड़ी, अरे देखो ना, दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं। दोनों टैलेंटेड, दोनों खूबसूरत, और दोनों अभी तक सिंगल भी थे। ऐसे लोग अगर कपल न बने तो कौन बनेगा? रुयान ने अब उससे बहस करना ही बेकार समझा। उसी समय मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने हाथ हिलाकर आवाज लगाई, लिनथियन, मैं यहां हूं। पास खड़ी लड़की हैरान रह गई, क्या तुम इन्हें लेने आई हो? तुम इनकी बड़ी बहन हो क्या? रुयान मुस्कुराई, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूं। इतना कहकर वो सीधे मेरी तरफ चली आई। मैंने भी उसे देखते ही अपने कदम तेज कर दिए। पास पहुंचते ही मैंने दोनों का परिचय कराया। ये मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट बाईमो। फ्लाइट में अचानक मुलाकात हो गई, इसलिए हम साथ बाहर आ गए। फिर मैंने बाईमो से कहा, और ये हैं मेरी गर्लफ्रेंड लू रुयान। बाईमोमो एक पल के लिए पूरी तरह चुप रह गई। उसने सूटकेस का हैंडल कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे उसकी नजर मुझ पर गई, फिर रुयान पर टिक गई। मैं मुस्कुराकर बोला, हम इसी समर वैकेशन में मिले थे। रुयान ने विनम्रता से हाथ बढ़ाया, हेलो, पहली बार मिल रहे हैं। लिनथियन ने पहले कभी आपका जिक्र नहीं किया। कभी मौका मिला तो साथ में खाना जरूर खाएंगे। बाई मोमो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जरूर। फिर रुयान ने मेरी तरफ देखकर कहा, चलें, मम्मी पापा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और बाई मोमो व झाओ मिंगमिंग से विदा ली। ठीक है, हम चलते हैं। दोनों के जाने के बाद झाओ मिंगमिंग ने सिर खुजाते हुए कहा, यार, हमारे टॉपर ने कब गर्लफ्रेंड बना ली? किसी ने तो कभी बताया ही नहीं। वैसे वो लड़की है कौन? बाई मोमो ने हल्की मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर लाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, तो उसके दिल में पहले से ही कोई और थी। काश मैंने उससे पहले ही अपने दिल की बात कह दी होती। उधर जैसे ही मैं कार में बैठा मैंने माथे का पसीना पोंछा। बीजिंग का मौसम यूनचेंग से भी ज्यादा गर्म लगता है। रू यान हंसकर बोली, आज सच में थोड़ी ज्यादा गर्मी है, इसलिए मौसम की आदत नहीं है। फिर उसने शरारती नजरों से मुझे देखा, लेकिन हम अभी तक निकले क्यों नहीं? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो होंठ फुलाकर बोली, उस दिन तो तुमने कहा था अगली बार मिलेंगे तो सबसे पहले मुझे गले लगाओगे, अब मिल गए हैं तो गले क्यों नहीं लगा रहे? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अगले ही पल मैंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों कई मिनट तक एक दूसरे को चुपचाप कसकर गले लगाए रहे। फिर रुयान ने मुस्कुराते हुए इंजन स्टार्ट किया और कार पार्किंग से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद हम उसके घर पहुंच गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर अंकल और आंटी पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। आंटी मुझे देखते ही खुश होकर बोली, अरे वाह, थेन तो बचपन से भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। रुयान मुस्कुराई, थेन, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मैं तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलकर आदर से बोला, नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आंटी ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे इतनी औपचारिकता मत करो,
चलो अंदर, मैंने तुम्हारे लिए कमरा पहले से तैयार करवा दिया है। आओ दिखाती हूँ। फिर उन्होंने रुयान से कहा, रुयान, किसी से कहो थेन का सामान ऊपर पहुंचा दे। जी मम्मी, आंटी मुझे कमरे तक ले गई। ये तुम्हारा कमरा है। भले ही ये मास्टर बेडरूम नहीं है, लेकिन काफी बड़ा है। जरूरत का हर सामान पहले से रखवा दिया है, टॉयलेटरीज, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं थोड़ा झेप गया। आंटी, आप लोगों ने इतनी तकलीफ क्यों की? कॉलेज खुलते ही मैं हॉस्टल में रहने वाला हूँ। मेरे लिए अलग कमरा तैयार करना बेकार था, कोई गेस्ट रूम भी चल जाता। आंटी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भी बेकार नहीं है। हमें पता है कि पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहना जरूरी होता है, लेकिन वीकेंड या छुट्टियों में तुम जब चाहो यहां आकर रह सकते हो। वैसे भी रूयान की बड़ी बहन हमारे साथ नहीं रहती। घर में ज्यादातर हम 3 ही लोग होते हैं, और जब मैं या तुम्हारे अंकल बिजनेस ट्रिप पर होते हैं तो रूयान अकेली रह जाती है। अब तुम आओगे तो घर में थोड़ी रौनक रहेगी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हारी दादी की स्टूडेंट रह चुकी हूं। जब मैं यूनचेंग में कॉलेज पढ़ती थी तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और अब तुम सिर्फ हमारे मेहमान नहीं हो, तुम रुयान के बॉयफ्रेंड भी हो, तो तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करना तो हमारा फर्ज बनता है। अब मैं और मना नहीं कर सकता था। मैंने झुककर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल अपने घर जैसा समझो। हम दोनों अक्सर बिजी रहते हैं। घर में बटलर और स्टाफ हैं। जो भी चाहिए बिना झिझक उनसे या हमसे कह देना। मैंने पलटकर रुयान की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोली, और अगर कुछ चाहिए तो अपनी छोटी रू को भी बुला सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। कमरा सच में बहुत बड़ा था, सब कुछ साफ सुथरा और बड़े प्यार से सजाया गया था। कमरे में जाते ही महसूस हो गया कि मेरे आने से पहले हर चीज बड़ी बारीकी से तैयार की गई थी। ड्रेसिंग रूम में मेरी उम्र के लड़कों के नए नए कपड़े रखे थे। कई कपड़ों के टैग भी पहले से हटाकर धुलवाकर इस्त्री करके रख दिए गए थे, ताकि मैं आते ही पहन सकूं। इतनी तैयारी देखकर मेरे पास धन्यवाद के अलावा कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आंटी, आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। सच कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। आंटी ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। पगले, अगर तुम रुयान के बॉयफ्रेंड भी नहीं होते तब भी हम तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखते। मैंने दिल से कहा, थैंक यू आंटी, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी रुयान ने स्टाफ से मेरा सामान अंदर रखवाया और अपनी माँ से बोली, मम्मी, थेन अभी अभी फ्लाइट से आया है। बाहर इतनी गर्मी थी, उसे पहले नहा लेने दीजिए। आंटी हंस पड़ी, हाँ हाँ, तुम बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। फिर नहा धोकर नीचे खाना खाने आ जाना। जी आंटी। बाहर निकलते समय आंटी रुयान को भी साथ ले गई। जाने से पहले रुयान मुस्कुराकर बोली, मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर है, ठीक तुम्हारे कमरे के ऊपर। तुम आराम से सामान रखो। दोनों के जाने के बाद कमरे में सिर्फ मैं रह गया। मैंने सबसे पहले दादाजी और दादी को मैसेज करके अपनी सलामती की खबर दी। फिर सूटकेस से साफ कपड़े निकाले और नहाने चला गया। सच कहूं, मैंने सोचा था कि रूयान के घर आकर बहुत असहज महसूस होगा, लेकिन यहां आते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी पराये घर में नहीं, बल्कि अपने ही घर में आ गया हूं। नहाकर मैं बाल सुखाते हुए नीचे आया। अरे थेन, इधर आओ, जल्दी बैठो, खाना तैयार है। ये नमकीन एग योक सॉस वाली चिकन विंग्स रुयान की सबसे पसंदीदा डिश है, और ये मेरी स्पेशलिटी भी है। जरा चक्कर बताना कैसी लगी। मैंने बिना झिझक एक पीस उठाया और जैसे ही पहला कौर खाया मेरी आंखें चमक उठी। आंटी, आपका खाना तो कमाल का है। रुयान तुरंत हंस पड़ी, बस बस, मम्मी की बार यही डिश बनाती हैं कि मैं तो खाकर बोर हो चुकी हूं। मैं एक पल के लिए चौंक गया। आंटी ने नकली गुस्से से कहा, अरे शरारती लड़की, क्या क्या बोल रही हो? मैं लमथेन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर मेरी तरफ देखकर प्यार से बोली, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। जो अच्छा लगे, जितना मन करे उतना खाना। अगर कुछ पसंद ना आए तो खुलकर बता देना। बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस करना। मैं मुस्कुराकर बोला, जी आंटी। मुझे इस घर का माहौल सच में बहुत अच्छा लग रहा था। काफी समय बाद मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी घर में माँ बाप का स्नेह मौजूद हो। खाना खत्म होने के बाद अंकल और आंटी दोनों को काम पर जाना था। जाने से पहले आंटी ने रूयान से कहा, रूयान, लमथेन का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने रूयान से कहा, मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा सामान व्यवस्थित कर लूं। ठीक है, फिर थोड़ा आराम भी कर लेना। एक झपकी ले लो, शाम को मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगी। जरूर। मैं कमरे में लौट आया। सूटकेस खोलकर जो गिफ्ट सबके लिए लाया था उन्हें अलग रख दिया। बाकी सामान वैसे ही छोड़ दिया। वैसे भी कल हॉस्टल ले जाना था। करीब 1 घंटे की नींद के बाद मैं फ्रेश होकर नीचे आया। तभी घर की मेड ने पूछा, यंग मास्टर, क्या आप मिस रुयान को ढूंढ रहे हैं? जी, वो अपने कमरे में है, मैं मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने हाथ में रखा जूस का ट्रे दिखाते हुए कहा, मिस ने फ्रूट जूस मंगवाया था और आपके लिए भी एक गिलास बनाया है। मैंने मुस्कुराकर ट्रे ले ली। मैं वैसे भी ऊपर जा रहा हूँ, मैं ही दे देता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने हल्के से नॉक किया। अंदर से रुयान की आवाज आई, तुम जाग गए? वो सोफे पर बैठी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। अंदर उसने फोन साइड में रखा और ट्रे मेरे हाथ से ले ली। अच्छी नींद आई?
मैं मुस्कुराया, बहुत अच्छी, मुझे नई जगह पर भी नींद आने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बार मैं उसके कमरे के अंदर गया। कमरे का लेआउट लगभग मेरे कमरे जैसा ही था, बस सजावट पूरी तरह अलग थी। लेकिन जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो था कमरे में सजे हुए ढेर सारे लेगो मॉडल। हर तरफ शानदार कलेक्शन रखा था। मैं हैरान होकर बोला, तुम्हारे पास इतने सारे लिमिटेड एडिशन लेगो हैं? इनमें से कई तो मैं खरीदना चाहता था, लेकिन कभी मिल ही नहीं पाए। रुयान की आंखें चमक उठी। तो तुम्हें भी लेगो पसंद है? मैंने उत्साहित होकर सिर हिलाया। बहुत। मैं पैसे बचाकर लेगो खरीदता था, उन्हें बनाना मुझे बहुत पसंद है। मेरे चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रुयान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट जगह दिखाती हूँ। मैं हैरान होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हम दोनों तीसरी मंजिल के ऊपर बने अटारी वाले कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुलते ही पूरा कमरा लेगो से भरा हुआ था। एक तरफ शीशे की अलमारियों में बने हुए मॉडल सजे थे और दूसरी तरफ सीलबंद नए लेगो बॉक्स करीने से रखे हुए थे। रुयान मुस्कुराकर बोली, मुझे भी लेगो बहुत पसंद है। 12वीं क्लास में जब पढ़ाई का दबाव ज्यादा होता था तो मैं यहीं आकर लेगो बनाती थी। मम्मी पापा ने कभी मेरे इस शौक को नहीं रोका, उल्टा मेरे लिए और भी बहुत सारे खरीद कर दिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों की ये हॉबी भी एक जैसी निकली। मैं चारों तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा कलेक्शन तो कमाल का है। इससे साफ पता चलता है अंकल और आंटी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। रुयान ने मेरी तरफ देखा और बिना किसी झिझक के मुस्कुरा कर कहा, अब ये सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। मम्मी पापा इस कमरे में शायद ही कभी आते हैं, सिर्फ मेड कभी कभी सफाई करने आती है। इसलिए तुम जब चाहो यहां आ सकते हो। ये सारे अनोपन लेगो सेट तुम आराम से बना सकते हो, और जो बने हुए मॉडल हैं अगर तुम्हें पसंद हो तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करती हो? रुयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे झुलाते हुए बोली, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। हमने पहले ही तय किया था ना कि इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हम दोनों फर्श पर बिछे कारपेट पर बैठ गए। पीठ पीछे लगी लेगो की शोकेस से टिकी हुई थी और हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे थे। रुयान ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। खिड़की के बाहर पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप हम दोनों पर पड़ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसके कंधे को अपनी बाहों में ले लिया। रुयान, तुम मेरे लिए सच में बहुत अच्छी हो। लेगो बहुत लिमिटेड एडिशन, कई बार पैसे होने पर भी नहीं मिलते, लेकिन उसने अपनी सबसे प्यारी दुनिया, जो अब तक सिर्फ उसी की थी, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ बांट दी। मेरे गले लगते ही वो हल्का सा घबरा गई। धीरे से बोली, लम्थेन, ये पहली बार था जब उसने मेरा नाम इतने प्यार से लिया था। उसकी आवाज इतनी मुलायम और अपनापन भरी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि जैसे हम दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हों। रुयान मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं हर किसी के साथ ऐसी नहीं होती, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मेरे दिल में तुम बहुत खास हो। मेरे इस अचानक वाले गले लगाने से वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। कमरे का माहौल भी धीरे धीरे कुछ अलग सा हो गया। वो धीरे से सीधी बैठी और मुझसे थोड़ा अलग हुई। अगले ही पल उसने झुककर बहुत हल्के से मेरे गाल पर एक छोटी सी किस कर दी। बस एक पल और तुरंत पीछे हट गई, बिल्कुल डरकर भागते छोटे से खरगोश की तरह। मैं तो वहीं जड़ हो गया। आंखें पूरी की पूरी खुली रह गईं। रुयान भी शर्म से लाल हो चुकी थी। वो फिर से चुपचाप आकर मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। अपने कमरे में लौटने के बाद भी मैं सोफे पर काफी देर तक खोया बैठा रहा। अब जब भी उस लेगो वाले कमरे में जाऊंगा, मुझे उसका वो शर्माया हुआ पहला किस जरूर याद आएगा। सच में प्यार में होना एक बहुत खूबसूरत एहसास है। तभी नीचे से आंटी की आवाज आई, लम्थेन, आज रात अंकल और मैं घर पर डिनर नहीं करेंगे, तुम रुयान के साथ ही खाना खा लेना। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजा खोलते ही देखा रुयान पहले से ही बाहर खड़ी थी। वो शायद अभी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और सिर हल्का सा टेढ़ा करके बोली, आज घर नहीं घूमेंगे। अभी अभी हा झाओ यूए का फोन आया था, उसे पता चल गया कि तुम बीजिंग आ गए हो। सब लोग साथ में डिनर करना चाहते हैं। मैंने उसके चेहरे की चमकती मुस्कान देखी और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, घर तो बाद में भी आराम से देख लेंगे। शाम को हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट पहुंचे। मुझे लगा था वहां सिर्फ तान आंसी और हाझाओ युए होंगे, लेकिन उनके साथ एक और हैंडसम लड़का भी बैठा था जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था। एक पल के लिए तो मुझे लगा शायद ये झाओ युए का नया बॉयफ्रेंड है, लेकिन तभी वो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आया। रुयान, सुना था तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है, आज आखिरकार उसे सबसे मिलवाने लाई हो। इतना कहते कहते उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो आखिर तुमने ऐसे लड़के को चुना है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी नजरों में मुझे साफ साफ दुश्मनी महसूस हुई। वो मुझे इस तरह घूर रहा था कि मुझे बेहद असहज महसूस होने लगा। रुयान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही पसंद है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, इनसे मिलो,
ये है मेरे बॉयफ्रेंड लमथेन। उसके बाद मेरी तरफ मुड़कर बोली, और ये हैं मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट हाडोंघाई। हाडोंघाई ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, अरे वाह, हम 3 साल तक एक ही बेंच पर बैठे और अब मैं सिर्फ हाई स्कूल का क्लासमेट रह गया। कम से कम 3 साल का डेस्कमेट तो बोल सकती थी। उसकी मुस्कान के पीछे छिपी भावना कोई भी आसानी से समझ सकता था। उसकी आंखों में रुयान के लिए साफ प्यार झलक रहा था। रुयान ने महसूस किया कि मेरा हाथ अनजाने में थोड़ा कस गया है। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली और सब समझ गई। फिर वह डोंघाई की तरफ मुड़ी और शांत लेकिन साफ आवाज में बोली, हाँ, हम सिर्फ क्लासमेट थे बस। उतना यह डोंघाई फिर भी पीछे नहीं हटा। सिर्फ क्लासमेट? रुयान ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। नहीं तो और क्या? लमथेन के चेहरे पर आई। रुयान तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। मैं भूखी हूं, चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक है। डोंघाई ने हम दोनों की नजदीकी देखी तो उसका हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गया। तभी तान आनसी ने माहौल संभालते हुए कहा, चलो चलो, सबको भूख लगी है, पहले बैठकर ऑर्डर करते हैं। लमथेन, आज की पार्टी तुम्हारे वेलकम के लिए है, तुम ही ऑर्डर करो। रुयान हंसते हुए बोली, देखा, बस मौका मिलते ही मेरा पर्स हल्का करवाना चाहते हो। इतना कहकर उसने मेन्यू मेरी तरफ बढ़ा दिया। जो पसंद हो आराम से ऑर्डर करो। फिर उसने चुपके से फोन निकालकर, वैसे हाँ, डोंघाई यहां कैसे आ गया? क्या तुम उसे साथ लाई हो? बस उधर से तुरंत जवाब आया, अरे नहीं, मैंने तो उसे नहीं बुलाया, वो अपने मम्मी पापा के साथ यहीं खाना खाने आया था। फिर उनका झगड़ा हो गया, बाहर निकला तो हमारी मुलाकात हो गई। जब उसे पता चला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला है तो जबरदस्ती हमारे साथ आ गया। कहने लगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। रुयान ने सिर उठाकर उसे घूरा और फिर टाइप किया। उसने कहा, और तुमने मान लिया? इतनी बात मानती हो उसकी? हाँ, झाओ युए ने कंधे उचकाने वाला इमोजी भेजा। मैंने कहा माना था? वो खुद ही पीछे पीछे अंदर आ गया। आखिर 3 साल तक तुम्हारा डेस्कमेट था, थोड़ी बहुत दोस्ती तो है ही। रुयान तुरंत जवाब टाइप करने लगी, ये बेकार की बातें मत करो, वो सिर्फ क्लासमेट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कूल के बाहर तो हमारी कभी बात तक नहीं हुई। उधर, हाँ, डोंघाई भी कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, लमथेन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बीजिंग नए आए हो, शायद यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। अगर चाहो मैं तुम्हें यहाँ की कुछ मशहूर डिशेज बता देता हूँ। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यूनचेंग से हूँ, पहले कुछ समय बीजिंग में रह चुका हूँ, इसलिए यहाँ मेरे लिए सब नया नहीं है। फिर भी धन्यवाद। मैंने अपना ऑर्डर पूरा किया और मेन्यू वापस रख दिया। हाँ, डोंघाई हल्का सा मुस्कुराया, तो आज का बिल मैं दे देता हूँ, वैसे भी मैं बिना बुलाए आ गया हूं। रुयान तुरंत बोल उठी, नहीं, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेलकम डिनर दे रही हूं, इसलिए पेमेंट मैं ही करूंगी। तान आंसी भी हंस पड़ा, बिल्कुल, आज कोई भी बिल देने की कोशिश नहीं करेगा। जिस प्राइवेट रूम में हम बैठे थे वो पारंपरिक चीनी स्टाइल में सजाया गया था, खुला, शांत और बेहद खूबसूरत। मुझे ऐसी सजावट हमेशा से पसंद थी। मैंने कुछ तस्वीरें खींच ली, सोचा खाने के बाद दादा दादी को भेजूंगा। तभी हा झाओ युए मुस्कुराकर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुयान सबसे पहले रिलेशनशिप में आएगी, सबसे पहले बॉयफ्रेंड उसी का होगा। तानांसी हंस पड़ा, क्योंकि तुम उसे अभी तक समझी ही नहीं, वो प्यार करेगी या नहीं, ये हमेशा उसी की मर्जी पर निर्भर करता है। रुयान ने बीच में कहा, वैसे हम दोनों के रिश्ते की असली वजह है। बाकी किसी से अगर पूछे तो बस इतना कहना कि हमारी मुलाकात यूनचेंग में हुई थी, बाकी बातें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, डोंघाई हंसकर बोला, अगर ये पहले पता होता तो स्कूल के दिनों में तुम्हारे पीछे घूमने वाले लड़कों का दिल पहले ही टूट जाता। ग्रेजुएशन होते ही कोई तुमसे पहले तुम्हें ले गया। मुझे इस बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं चुपचाप अपने फोन में तस्वीरें देखने लगा। तभी रुयान ने शांत आवाज में कहा, अगर कोई मुझे पसंद करता है तो क्या मुझे भी उससे प्यार करना ही पड़ेगा? मैं इतनी हाई तुरंत हंस पड़ा, सच? तो फिर तुम खुद क्या कर रही हो? बचपन की सगाई की बात सुनते ही सीधे यूनचेंग चली गई और एक ऐसे लड़के से डेट करने लगी जिससे पहले कभी मिली तक नहीं थी। क्या ये लापरवाही नहीं है? रुयान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं हूं। उसी पल रुयान ने मेरी तरफ देखा। उसे एहसास हो गया था कि शायद उसकी अभी वाली बात मुझे थोड़ी चुभ गई है, कि हाँ, डोंघाई अब हद से ज्यादा बोलने लगा है। डोंघाई लगातार वही बात घुमाए जा रहा था, तो तानअंसी ने बीच में बोलकर माहौल संभाल लिया, बस भी करो यार, हर बार रुयान की लव लाइफ पर ही क्यों अटक जाते हो? मुझे तो याद है, पहले तुम हान योजिया के काफी करीब थे, है ना? डोंघाई तुरंत हड़बड़ा गया, क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों कब करीब थे? ऐसी मजाक मत किया करो। तानआनसी हंसते हुए बोला, सच में? अब तो वो हाईचेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तुम दोनों का अब कोई संपर्क नहीं है। डोंघाई ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं था। असल में पूरे हाई स्कूल के दौरान हान योजिया की सीट रुयान के ठीक पीछे थी। डोंघाई अक्सर पढ़ाई के बहाने उससे सवाल पूछने चला जाता था। दोनों को साथ देखकर कई लोगों को लगता था कि ग्रेजुएशन के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, लेकिन आखिर में ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तानान सी मन ही मन सोचने लगी, अच्छा ही हुआ वरना हानियोजिया जैसी अच्छी लड़की डोंग हाई के साथ फंस जाती। इसका दिल तो अभी भी रुयान पर अटका हुआ है, जबकि रुयान का पहले से बॉयफ्रेंड है। फिर भी इसका बर्ताव देखो। इतने में खाना एक एक करके टेबल पर आने लगा। मैंने फोन नीचे रखा और चुप खाने लगा। बाकी लोग बातें कर रहे थे, मैं बस कभी कभी मुस्कुरा देता। कुछ देर बाद मैं उठकर वॉशरूम जाने लगा। तभी डोंग हाई भी तुरंत खड़ा हो गया। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा दूर है, रुयान ने तुरंत कहा। जरूरत नहीं, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। उसे शायद महसूस हो गया था कि मेरा वो मुझे मनाना चाहती थी। डोंग हाई बस फीकी सी मुस्कान देकर वापस बैठ गया। मन ही मन उसने सोचा, स्कूल में रुयान हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती थी, खासकर लड़कों से। लेकिन आज वो खुद उसके लिए खाना परोस रही है, पानी डाल रही है, इतना ख्याल रख रही है। मैं तो सोच रहा था वॉशरूम में जाकर पूछूंगा कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई, लेकिन रुयान तो इसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, वॉशरूम तक साथ जा रही है। मैंने कहा, सच में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। रुयान मुस्कुराई, चलो मुझे रास्ता पता है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चलते चलते उसने धीरे से पूछा, लम्थेन आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या मेरी बात से आपको बुरा लगा? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता चल गया? मेरी आवाज थोड़ी धीमी थी। तुमने कहा था कि तुम कभी भी किसी के साथ यूं ही रिश्ते में नहीं पड़ती, तो फिर हम दोनों का रिश्ता क्या है? क्या वो भी तुम्हारे हिसाब से जल्दबाजी थी? यान एक पल के लिए रुक गई, फिर हल्के से मुस्कुराई, बस इसी बात की वजह से? तो पहले क्यों नहीं बताया? बिल्कुल नहीं, मैं इसे बहुत सोच समझकर फैसला किया था। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने तय किया कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूंगी। ये कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं था। मैंने फिर पूछा, वो डोंग हई 3 साल तक तुम्हारा डेस्कमेट था, शायद वो तुम्हें मुझसे ज्यादा जानता होगा। रुयान हंस पड़ी। मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ पढ़ाई थी, मुझे इन सब बातों पर ध्यान देने का समय ही कहाँ था। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, लम्थेन क्या आप जल रहे हैं? मैंने तुरंत मुंह फेर लिया, मैं बिल्कुल नहीं। जब हम दोनों वॉशरूम से वापस निकले, रुयान वहीं बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ झाओ यूए ने मैसेज किया है, डोंग हाई जा चुका है, चलो वापस चलते हैं। हम दोनों फिर प्राइवेट रूम में लौट आए। इस बार किसी ने भी डोंग हाई का जिक्र नहीं किया। रुयान ने मेरी प्लेट में ब्रेस्ट पोर्क रखा। मैंने अभी पहला कौर ही खाया था कि उसने मेरे लिए पेकिंग डक का रोल भी बनाकर रख दिया। यहाँ की रोस्ट डक बहुत मशहूर है, जरूर चखना। मुझे मजे से खाते देखकर उसने मन ही मन याद कर लिया। रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते की कुछ तस्वीरें खींचकर दादा दादी को भेज दी। कुछ ही सेकंड बाद दादी का मैसेज आया, लम्थेन बेटा, इतनी रात तक अभी भी बाहर हो? तुम्हारे साथ कोई है ना? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ दादी, आज मैं रुयान और उसके दोस्तों के साथ डिनर पर आया था, थोड़ी देर घूमकर अब घर लौट रहे हैं। इतने में दादाजी की वीडियो कॉल आ गई। मैंने मुस्कुराकर कॉल उठाई। दादी ने कार की पिछली सीट देखकर पूछा, बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचे? मैंने सिर हिलाया, बस पहुंचने ही वाले हैं, रुयान खुद मुझे कार से छोड़ने जा रही है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दादी ने सुकून की सांस ली, अच्छा है, रुयान साथ है तो हमें भी चिंता नहीं होगी। दादाजी मुस्कुराकर बोले, कल तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, घर पहुंचकर जल्दी सो जाना, और हाँ, अपने नए दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहना। हाँ दादी, मुझे पहले ही नहीं बल्कि निकलने से पहले भी दादा दादी मुझे न जाने कितनी बार समझा चुके थे। फिर भी हर बार की तरह उन्हें एक बार और समझाना जरूरी लगा। मैंने उनसे थोड़ी देर और बातें की, फिर वीडियो कॉल काट दी। रुयान ने मुस्कुराकर पूछा, लम्थेन क्या थोड़ा सामने वाले छोटे से स्क्वायर में टहलने चलें? कार तब तक ओपन पार्किंग में रुक चुकी थी। मैंने सोचा वैसे भी घर जाकर कोई खास काम नहीं था, इसलिए मुस्कुराकर हाँ कर दी। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। हम दोनों हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे चलने लगे। रुयान बोली, चलो मैं तुम्हें यहाँ घुमाती हूँ। डिनर के बाद मम्मी पापा भी अक्सर यहीं टहलने आते हैं। कहते तो हैं कि खाना पचाने निकलते हैं, लेकिन असल में तो बहाना बनाकर डेट पर निकलते हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। अंकल और आंटी की बॉन्डिंग सच में कमाल की है। हम शांत रास्ते पर धीरे धीरे चलते रहे। पूरी सोसाइटी हरियाली से भरी हुई थी। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ का माहौल कितना साफ और सुकून वाला है, मेरा तो रोज यहाँ टहलने का मन करेगा। रुयान मुस्कुराई, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसी बातें कर रहे हो। फिर उसने सामने फैले लॉन की तरफ इशारा किया, देखो यहाँ हर मौसम के फूल लगे रहते हैं और इस रास्ते पर गाड़ियां भी नहीं आती। इतना कहकर उसने स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। हम दोनों बिना कुछ कहे बस उस पल की खुशी महसूस करते रहे। अगली सुबह अलार्म की आवाज से मेरी आंख होकर अपना सामान समेटा और नीचे आ गया। डाइनिंग रूम से आंटी चू ने आवाज दी, लम्थेन आओ बेटा, नाश्ता कर लो। मैं तुरंत वहां पहुंचा। टेबल पर तरह तरह के नाश्ते देखकर मैं हैरान रह गया। आंटी, आपने तो पूरा दावत लगा दिया। मैं सीढ़ियां उतरकर विनम्रता से बैठ गया। आंटी मुस्कुराई, सुबह का नाश्ता हमेशा अच्छे से सरना चाहिए, बैठो, आज मैंने खुद तुम्हारे लिए स्पेशल वॉन्टन बनाए हैं, पहले इन्हें चखो। मैं बैठ तो गया, लेकिन पूछा, अंकल और रुयान कहाँ हैं? घर के बड़े लोग अभी तक नहीं आए।
मैं उनके आने के बाद ही खाना शुरू करना चाहता था, वरना ठीक नहीं लगेगा। आंटी हंस दी। तुम्हारे अंकल तो सुबह सुबह बिजनेस ट्रिप पर निकल गए और रूयान अभी तक सो रही होगी। उसका इंतजार मत करो, पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जाकर एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी आंटी धन्यवाद। वॉन्टन की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि मुझे सच में जोरों की भूख लग गई। हम दोनों आराम से नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी रूयान उन्नीदी आंखों और बिखरे बालों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। गुड मॉर्निंग मम्मी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग लमथेन। आंटी ने उसे देखते ही टोका, जरा अपनी शक्ल तो देखो, पहले जाकर बाल ठीक करो फिर नीचे आना। रूयान ने शर्माते हुए कहा, मम्मी लमथेन यहीं बैठे हैं, कम से कम मेरी इज्जत तो रहने दीजिए। मैं चुपचाप वॉन्टन खाते हुए उसकी वो मासूम और नींद से भरी शक्ल देखकर हंसी रोक नहीं पाया। मैंने मन ही मन सोचा, जो लड़की हमेशा इतनी ठंडी और रॉयल लगती है, सुबह उठते ही इतनी प्यारी भी लग सकती है। आंटी मुस्कुराकर बोली, लमथेन बेटा तुम नाश्ता करते रहो, रूयान तैयार हो जाए फिर तुम दोनों साथ में जिंगबई यूनिवर्सिटी जाकर रिपोर्ट कर देना। मैंने सिर हिलाया, जी। थोड़ी देर बाद आंटी ने नौकरानी को इशारा किया। वो एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स लेकर आई और मेरी बोली, लमथेन ये तुम्हारे एडमिशन का छोटा सा गिफ्ट है, खोल कर देखो। मैंने बॉक्स खोला, अंदर एक कार की चाबी और उसके साथ एक बेहद महंगी लगने वाली कलाई घड़ी रखी थी। मैं तुरंत घबरा गया। आंटी मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकता। आंटी मुस्कुराई, ये सिर्फ हमारा प्यार है, इसे मना मत करो। मुझे पता है कि युनचेंग में तुम खुद गाड़ी चलाने के आदी हो, बीजिंग में भी अगर तुम्हारे पास अपनी कार होगी तो तुम्हें आने जाने में आसानी रहेगी। कार पहले से ही बेसमेंट पार्किंग में खड़ी है, फुर्सत मिले तो जाकर देख लेना। मैंने कई बार मना करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सच्ची भावना के आगे कुछ कह नहीं पाया। मैंने झुककर कहा, धन्यवाद आंटी। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। आंटी एक मिनट रुकिए, मेरे आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। मैं ऊपर अपने कमरे में गया और एक लकड़ी का डिब्बा लेकर वापस आया। मैंने उसे दोनों हाथों से उनकी ओर बढ़ाया। ये एक पुरानी पेंटिंग है, दादाजी ने इसे कई सालों से संभाल कर रखा था। मुझे पता चला और कैलीग्राफी इकट्ठा करने का शौक है, इसलिए मैंने दादाजी से खासतौर पर इसे मांगा और वो खुशी खुशी मान गए। आंटी ने जैसे ही पेंटिंग देखी, उनकी आंखें चमक उठीं। अरे मैं इस पेंटिंग को कितने सालों से ढूंढ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुम्हारे दादाजी के पास है। उन्होंने तो सच में बहुत बड़ा दिल दिखाया। मैं मुस्कुराकर बोला, दादाजी को वैसे भी पहाड़ों और प्राकृतिक दृश्यों वाली पेंटिंग्स ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने बिना झिझक इसे मुझे दे दिया। उसी समय पूरी तरह तैयार होकर रूयान सीढ़ियों से नीचे आई। यह नजारा देखकर उसने हंसते हुए कहा, मम्मी लमथेन को देखकर आप इतनी खुश हो रही हैं। फिर उसने नखरे से मुंह फुला लिया, मैं आपकी सगी बेटी हूं, लेकिन मैंने आपको मेरे लिए कभी इतना खुश होते नहीं देखा। उसकी मासूम जलन देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आंटी ने बड़ी सावधानी से पेंटिंग समेटी, फिर उसे हल्की सी घूर कर बोली, बस बहुत नाटक हो गया, जल्दी नाश्ता करो, थोड़ी देर में तुम्हें दोनों को यूनिवर्सिटी भी जाना है। फिर हमारी तरफ देखकर बोली, मुझे भी अब ऑफिस निकलना है। रूयान मेरे सामने बैठकर नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद उसने उत्साह से कहा, सुना है इस साल चीनी भाषा विभाग के छात्रों को नए हॉस्टल में रखा जाएगा। 4 लोगों का कमरा है, एसी भी है और सबके लिए अलग अलग स्टडी डेस्क भी। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मुझे तो जल्दी से जल्दी कैंपस पहुंचना है। मैं मुस्कुराया, हॉस्टल कहीं भागा नहीं जा रहा, आराम से नाश्ता करो फिर निकलते हैं। ठीक है। नाश्ता खत्म होने के बाद हम दोनों ऊपर जाकर अपना सामान ले आए। बाहर निकलते समय मैंने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया, ये तुम्हारे लिए है। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद आई, लगा तुम्हें भी जरूर पसंद। रुयान ने गिफ्ट लेते ही मुस्कुराकर कहा, थैंक यू बॉयफ्रेंड। वैसे मेरा गिफ्ट अभी मेरे कमरे में रखा है, शाम को घर लौटने के बाद दूंगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात हॉस्टल में मत रुकना, घर वापस आ जाना। तीसरी मंजिल पर मेरा होम थिएटर है, हमने अभी तक साथ बैठकर कोई फिल्म भी नहीं देखी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मेरी हामी मिलते ही उसने खुशी से मेरा हाथ पकड़ लिया और अपना हाथ मेरी बाह में डाल दिया। उसकी इस अचानक की नजदीकी से मेरे कान फिर से गर्म हो गए और दिल पहले से भी तेज धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद हम दोनों जिंगबई यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पहुंच गए। पूरा कैंपस नए छात्रों और उनके परिवारों से भरा हुआ था। जगह जगह सीनियर स्टूडेंट्स नए विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे थे। चारों तरफ चहल पहल थी। रूयान बोली, लमथेन आप पहले जाकर रिपोर्ट कर लीजिए, मैं एक फोन कॉल अटेंड करके आती हूँ। इतना कहकर वह सड़क किनारे पेड़ की छांव में जाकर फोन पर बात करने लगी। भीड़ के बीच भी उसकी खूबसूरती सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। कई लोग चोरी छिपे उसे देख रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग कैंपस की वीडियो बनाते बनाते अनजाने में उसे भी रिकॉर्ड कर बैठे। मैं अकेला नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचा। एक सीनियर दीदी मुस्कुराकर बोली, हाय जूनियर, अभी अभी एडमिशन के लिए आए हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमा देती हूँ। मैंने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद दीदी, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम लूंगा।
तभी स्ट्रीट डांस क्लब की एक और सीनियर मेरे पास आई। हाय जूनियर, क्या हमारे डांस क्लब में शामिल होना चाहोगे? उसने अपना कांटेक्ट मेरे सामने बढ़ा दिया। मुझे क्लबों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन शिष्टाचार के लिए मैंने उसका कांटेक्ट सेव कर लिया। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मुझे हॉस्टल की चाबी और एडमिशन गाइड दे दी गई। मैं सामान उठाकर रुयान की तरफ जाने ही वाला था कि तभी एयरपोर्ट पर मिली वही लड़की बुई मोमो सामने दिखाई दी। वह भी इसी साल जिंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आई थी। मुझे देखते ही वह थोड़ा चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरे ऊपर से हटकर सीधे पेड़ के नीचे खड़ी रू यान पर जाकर टिक गई। जैसे ही उसने रुयान को देखा, उसके चेहरे की हल्की मुस्कान गायब हो गई। आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। वह वहीं खड़ी रह गई। काफी देर तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। उसकी इस अजीब प्रतिक्रिया को देखकर मैं भी हैरान रह गया। रुयान को देखकर उसके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों आया? क्या दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? और इसी सवाल के साथ धूप से ते इस नए कॉलेज कैंपस में हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ की शुरुआत हुई। लेकिन अतीत का एक छुपा हुआ राज भी धीरे धीरे सामने आने लगा था, जो आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी में कैसी हलचल मचाने वाला था, ये अभी किसी को नहीं पता था।